आरटीआई के अगले कार्यक्रम में हम आएंगे और इसमें आज का डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, डीपीडीपी बिल जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में मसौदा आया था और 2023 में भी मानसून सीजन में 1 महीने के अंदर ही ये बिल कहते हैं कि पास हुआ है। हालांकि इसमें बहुत सारा उन्होंने इनवाइट किया था लोगों से, ऑब्जेक्शन और उनके सुझाव आमंत्रित किए थे। तो हमें सबको याद है कि हम लोगों ने एक अच्छा खासा अभियान चला करके अपने सुझाव और ऑब्जेक्शन भी दिए थे। और इस बिल पर जो 2 मुख्य धाराएं थी, 29(2) और 30(2), जो ये थी कि ये बिल सर्वोपरि होगा। जो मतलब ये जो लॉ आ जाता है, जो एक्ट ये आ जाता है, तो ये पिछले जो कानून है उन पर एक सर्वोपरि प्रभाव रखेगा। वो हालांकि सभी कानूनों में अक्सर होता है, क्योंकि जब आता है तो ये फ्रेज उसमें लिखा ही रहता है। और दूसरा था कि धारा 30(2) जो ये कहती थी कि आरटीआई एक्ट की 81J में विधायिका को जानकारी जो दी जाती है वो आम नागरिक को भी दी जाती थी, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया कि जो संसद सदस्य, संसद या विधानसभा को जो जानकारी दी जाएगी वो जानकारी अब आम व्यक्ति को नहीं मिलेगी और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर्सनल की डेफिनेशन भी बहुत ही गलत ढंग से उन्होंने रखा था, जिस पर सभी ने ऑब्जेक्शन किया था। तो वो चीजें थी और हम लोगों ने सबने उस पर अपनी बात रखी थी। लेकिन यदि सरकार ने उसी मसौदे को पेश कर दिया है तो ये काफी चिंता का विषय होगा। इससे आरटीआई कमजोर होगा और जो लोगों को आसानी से जानकारियां आसानी से तो कभी नहीं मिली। खैर, भारत में आरटीआई कानून आने के बाद में ब्यूरोक्रेसी उसको दबाती ही रही, एक सेपरेट व्यवस्था ना होने के कारण और इंफॉर्मेशन कमीशन की निष्क्रियता और मिली भगत की वजह से, क्योंकि वही ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स होते थे जो एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते थे। तो जो कल्चर उनका भ्रष्टाचार का एक तरह से पहले का रहा है, जैसे आईएएस ऑफिसर से या इस तरह से, वो वहां पहुंच कर भी वही वहां पर गंदगी फैलाने का काम वो हमेशा ही करते रहे। तो आरटीआई कानून, जिस तरह से शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, बार बार कहते थे, ये राइट टू डिनाई द इंफॉर्मेशन एक तरह से हो गया, नॉट एज अ राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से उनका फ्रेज बहुत सही बैठता है। तो सरकार ने एक पैंतरा भांजा और डीपीडीपी के माध्यम से इस कानून को और भी खत्म करने का प्रयास किया। क्योंकि एक कैबिनेट में पास हुआ है, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हमारे बीच में है, जो आरटीआई रिसोर्स पर्सन है और प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के। उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि वो अपना इस विषय पर जो भी जानकारी, अपडेट्स हैं, उनको हमारे लोगों के समक्ष रखें। वीरेंद्र जी, स्वागत है। हाँ जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी। इस पर पहले भी काफी हफ्तों में हम चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले इस बिल का 5 साल का हिस्ट्री देखा है और हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 9 जज की बेंच का जस्टिस पुत्तस्वामी जजमेंट आने के बाद राइट टू प्राइवेसी किस तरह से आया और उसके बाद जो सरकार ने कमेटी बनाई और 2018 और 2019 में 2 बिल ड्राफ्ट किए गए। एक बार बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत भी किया गया 2021 में, जो बाद में विड्रॉ कर लिया गया, और उसके बाद फिर तीसरा ड्राफ्ट 2022 का संसद के मतलब पहले मिनिस्ट्री में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद सभी जनता से सुझाव मांगे गए थे और हम सब लोगों ने अपने सुझाव भेजे, मैंने भी सुझाव भेजे और करीब 21,666 सुझाव प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो नया बिल है वो अभी तक वेबसाइट पर, चाहे वो prsindia.org है, उस पर भी आया नहीं है। पार्लियामेंट की जो अधिकृत वेबसाइट है संसद.in, उस पर भी नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी नहीं आया है। कारण पता नहीं क्या है, कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट है या क्या है, कि पहले वो संसद में बिल प्रस्तुत करेंगे। तो 20 तारीख से जब ये सेशन शुरू होगा उसमें ये बिल तो रखा जाएगा। और चूंकि यूसीसी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि उस पर सुझाव की डेट 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर दी गई है, तो 14 जुलाई की बजाय 28 जुलाई कर दिया गया है। तो हो सकता है कि ये बिल पार्लियामेंट के सामने आएगा और 20 तारीख तक इसका ड्राफ्ट मिल सकता है। जो प्रेस रिपोर्ट्स ग्रुप में आए हैं, मैंने देखा वो कि उसमें भी अलग अलग कुछ न्यूज़पेपर्स ने क्लेम किया है कि उनके पास इस बिल की प्रति है, बट आई थिंक इट इज ओनली 2022 के बाद वाला कोई नया अपडेट या एग्जैक्टली क्या सुझाव उन्होंने एक्सेप्ट किए, क्या सुझाव रिजेक्ट किए, या फिर नया कोई ड्राफ्ट बना है 2023 का, तो वो एग्जैक्ट क्या है, इसके बारे में अभी तक संशय बना हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें और
एक हफ्ता कम से कम हमें वेट करना पड़ेगा और दोनों पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि उस बिल में कोई चेंज ना हुआ हो और ये भी हो सकता है कि वो बिल में चेंज कर दिए गए हो और जो लोकसभा के सामने, क्योंकि पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होना चाहिए, तो पहले लोकसभा में ये प्रस्तुत होगा और उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये इस बार पास भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत साल से पेंडिंग काम है, 5 साल से, और जो विदेशी कंपनियां हैं बड़ी-बड़ी, इन पर अंकुश लगाना भी जरूरी है और ये इसका मेन उद्देश्य है और इसलिए आरटीआई को प्रभावित होना चाहिए और जो आरटीआई का ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सेक्शन 2 की जो डेफिनेशंस है जिसमें हमें कोई डाउट्स है, सेक्शन 29 और सेक्शन 30 है कि जिसकी वजह से आरटीआई पूरी तरह से निष्प्रभावी हो सकता है, ये सब चीजें ना हो, इसलिए सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी जागरूक रहना चाहिए और इसमें आवश्यकता पड़े तो जो अपने लोकल प्रतिनिधि है, क्योंकि बिल एक बार संसद में जब प्रस्तुत हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो एमपीज है वो एमपीज को सीधे कांटेक्ट करके या फिर एमएलए के माध्यम से कांटेक्ट करके इसमें सभी को अपनी बात रखनी चाहिए ताकि संसद में भी इस पर डिबेट हो और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए ताकि ये जो आरटीआई प्रभावी कानून जो बहुत सालों के संघर्ष के बाद पास हुआ है ये समाप्त ना हो जाए और साथ ही एक बैलेंस बनाया जा सके राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में, क्योंकि जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट है तो मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि कुछ साल बाद प्राइवेसी एक्टिविस्ट भी बनेंगे और कुछ प्राइवेसी एक्टिविस्ट हमारे भी मीटिंगों में पिछले कुछ महीनों में आ चुके हैं टाइम टू टाइम और उन्होंने भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया और वो भी एक आवश्यक राइट है कि जो संसद के या सरकार के जो सर्वेलेंस के जो अधिकार है वो क्यों जरूरी है, उस पर क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, संसद संविधान में जो 19(1) और 19(2) है इसके बीच में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए, दीज आर द लार्जर इश्यूज। तो इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखते हुए जो नया बिल है वो जब हमारे सामने आएगा, हो सकता है कि 20 तारीख को या उसके बाद ये पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसमें प्रभावी चर्चा कर पाएंगे, इसमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या प्रोविजन है और पिछले 6 महीने में क्या हुआ है कि कोई ये सुझाव माने गए या नहीं माने गए, ये अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, आपने सही कहा, इसमें ना सिर्फ पर्सनल डेफिनेशन बल्कि अभी तक जो पर्सनल डेफिनेशन, साथ ही जो कॉन्फिडेंशियल डेफिनेशन, प्राइवेट डेफिनेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये सभी की मतलब परिभाषा जो है वो क्लियर नहीं है, खुद आरटीआई एक्ट में क्लियर नहीं है। और ये जो अभी बना है इसमें भी पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ये तो बताया गया है, लेकिन ये इसमें भी कौन कौन सी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन आएगी ये उतना डिटेल में नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट में सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल में डिफाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें मानी है वही ऑलरेडी सरकार भी मान ले, तो फिर और फिर जो जस्टिस बालकृष्ण कमेटी है उनके जो सुझाव है वो तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। 2019 के बिल में तो कोई कुछ था ही नहीं कि आरटीआई एक्ट में भी संशोधन करना है, तो अचानक ये बात 2022 के बिल में कैसे आ गई और उसके बाद ये प्रस्ताव तो कर दिया गया। लेकिन जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसका क्या हुआ? जेपीसी की रिपोर्ट भी बनी थी और उसमें भी जो बड़े-बड़े बिल के ड्राफ्ट बने थे, और उसके बाद ये सिंपल छोटा सा ड्राफ्ट लाए और माइनर क्रिमिनल लॉ की बजाय सिविल लॉ बनाए हैं। ये बात तो समझ में आ रही है और गवर्नमेंट का जो पिछला एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ जाता है जब कोई भी अधिकार एकदम से 140 करोड़ को लोगों को दे दिया जाए, तो आरटीआई एक्ट में भी ऐसा देखने मिला है। और लिटिगेशन का ये हाल हो गया है कि सूचना आयोग में भी 3-3, 4-4 साल बाद की डेटें मिल रही है, तो वो भी एक ऑर्डिनरी कोर्ट की तरह ही बिल्कुल बन गया है। वहां पर भी काले कोर्ट वाले आई मीन जो वकील है उनका दखल बढ़ते जा रहा है, जबकि इसमें कोई भी अपनी पैरवी कर सकता है, कोई वकालतनामा या अथॉरिटी लेटर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद जो अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है, मिसयूज भी कई मामलों में देखा गया है। और जो पहले संशोधन के प्रस्ताव जो लाए गए थे तो 2006 में एक लाया गया था, लेकिन वो संशोधन पास नहीं हुआ, काफी उसका रेजिस्टेंस हुआ था। 2019 में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को भी ये कर दिया गया है, जिस जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट के और सेंट्रल के पावर्स है, उसमें स्टेट के पावर्स कम करके वो काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ले लिया है और उनका कार्यकाल भी चेंज करके 5 साल की बजाय 3 साल कर लिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो निगेटिवली देखी गई है। तो
ये जो पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए जो ये बिल लाया गया है, जो आरटीआई एक्ट लाया गया है, वो कहीं पर भी निष्प्रभावी ना हो और नए बिल से इसको असर ना पड़े, तो इसलिए दोनों अधिकारों में एक बैलेंस बनाया जाना जरूरी है। और ये जो बैलेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है, चाहे वो आधार कार्ड वाला जजमेंट हो, जस्टिस पुत्ता स्वामी का 2018 वाला जजमेंट है, या उसके पहले का 9 जज वाला 2017 का जजमेंट हो, या 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषाएं दी है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाए ताकि बिल पास होने के बाद भी कोई चैलेंज ना आए और आरटीआई का जो मूवमेंट है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। अदरवाइज इससे भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और इसका मिसयूज होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। धन्यवाद। हाँ, ठक्कर साहब से मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं आशीष नारायण फ्रॉम बंगाल। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। सर, मान लिया जाए कि 2022 का जो ड्राफ्ट है डीपीडीपी बिल का, हम लोग हम्म। नेगेटिव सोच लेते हैं कि उसका कोई, हम लोग का जो सजेशन किया है या ऑब्जेक्शन किया है उसका कोई ध्यान नहीं दिया, उसका कोई चेंज नहीं हुआ, एकदम हूबहू वही वाला 20 तारीख को पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। तो इसमें तो एक सवाल हो सकता है, बनता है कि पार्लियामेंट अगर गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछे, पार्लियामेंट अगर गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछे, इंफॉर्मेशन पूछे पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट डिनाई कर देगा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं तो पर्सनल हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो ए पर्सन एंड इट इज पर्सनल। कैटेगरी सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 डीबीडीपी बिल में बोला गया है गवर्नमेंट इज आल्सो ए पर्सन। दूसरी बात है, नहीं, इसमें और एक तो सवाल है सर, मैं आ रहा हूँ, मेरा और एक तो सवाल हम जोड़ देते हैं, एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। यहाँ हम लोग जानते हैं बेडरूम और बाथरूम का इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसका बारे में कोई नहीं पूछता है, कोई भी सिविलाइज्ड पर्सन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर हमारा बेडरूम में बैठ के हम बम बनाते हैं तो ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके लिए तो गवर्नमेंट पूछना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हम बोलेंगे नहीं है मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम बताएंगे नहीं, और चोर पकड़े जाने के बाद जो पुलिस पूछेगा उसको, जो तुम कैसे कैसे चोरी किया, तरीका बताओ, बोलेगा नहीं मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा टेक्निकल नो हाउ है, हम नहीं बताएंगे तुमको। हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, पहली बात है कि जो संसद के जो अधिकार है या जो एमपी और एमएलए के जो अधिकार है वो संविधान में परिभाषित किए गए हैं, और संविधान चूंकि आरटीआई एक्ट के ऊपर है तो इसलिए जो उसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है, जिसमें तारांकित और अतारांकित स्टार्ड या अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन में मंत्री का सदन में उपस्थित होना आवश्यक होता है, अनस्टार्ड में मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है, और उसमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आरटीआई में चूंकि प्रश्नों का जवाब नहीं आता है, तो इसमें जो ऑलरेडी अस्तित्व में जो सूचना है, जो मटेरियल फॉर्म में जो सूचना है वही दी जाती है। तो ये दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट किया गया है जो कोर्ट ने किया है। तो जो प्रश्न पूछने का अधिकार है वो इससे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उसमें तो जो आर्टिकल 105 में है, या जो भी स्पीच ऑफ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि जिसकी वजह से एमपी और एमएलए पर सदन में कुछ भी बोलने के लिए क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जा सकता, इस हद तक उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड इन एनी मैनर। वो आरटीआई के ऊपर की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो लीगल राइट से ऊपर है, तो इसलिए वो लीगल राइट जो आरटीआई का है वो यदि अफेक्ट होता भी है तो उससे जो एमपी एमएलए के प्रश्न है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्रिमिनलिटी की है, कि जो कानून किसी भी तरह से क्रिमिनलिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, और पुलिस का जो इंट्रोगेशन का या जो भी अधिकार है, तो इवन आरटीआई एक्ट में भी जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात कही गई है, पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है 2019 के अपने जजमेंट में कि लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनलिटी, और यदि क्रिमिनलिटी है तो एक्सपोजिंग क्रिमिनलिटी इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया जाए तो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिक की जा सकती है। सो अभी जो प्रावधान है सेक्शन 81J में वो सफिशिएंट है, और वो खत्म नहीं करने चाहिए, कम भी नहीं करने चाहिए। और सेक्शन 11 में डिस्क्लोजर की पूरी प्रोसेस भी बताई गई है जो लगभग 4.5 महीने की होती है, तो उसमें सब फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और ये सब सेफगार्ड दिए गए हैं। तो इसलिए ऑलरेडी राइट ऑफ प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड इन आरटीआई एक्ट, इसमें बिल्ट इन है। तो इसलिए अलग से ये करने की जरूरत नहीं है कि आरटीआई एक्ट को एक इनडायरेक्ट तरीके से जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। और क्रिमिनलिटी को इस तो वैसे भी प्रोटेक्ट नहीं करते, और जो राइट टू रिमेन साइलेंट है वो तो 20(3) में संविधान में ऑलरेडी है। तो इसे पुलिस कस्टडी में कोई भी बयान होता है तो माना नहीं जाता है। 25, 26, 27 भी देख लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो उसमें जो
मैजिस्ट्रेट के सामने जो दिया जाता है वही बयान माने जाते हैं, और उसमें मैजिस्ट्रेट जो होता है वो खुद कंट्रोल करता है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आस्क्ड, और उसमें जो जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। तो जो हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक सभ्य समाज की, एक डिसेंट लैंग्वेज की। तो क्या चीजें डिसेंट है, क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्या चीजें नहीं पूछी जा सकती, खास करके जैसे कि महिलाओं से संबंधित अपराध है तो उसमें भी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में काफी संशोधन किए गए हैं। तो उसमें ऑलरेडी ये सेफगार्ड बिल्ट इन है, तो इसलिए और मैजिस्ट्रेट इसको रेगुलेट करते हैं, तो इसे क्रिमिनलिटी पर भी कोई इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा या इस तरह की कोई बात नहीं है। केवल ये जो आरटीआई जो अफेक्ट होता है कि जिसकी वजह से क्राइम को एक्सपोज करने में मदद मिलती है या भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में जो बात आती है, ये राइट किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंसर्न है। और इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो राइट टू प्राइवेसी है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, और ये भी नागरिकों का ही अधिकार है, और ये भी इंडिया में पहली बार ही दिया जा रहा है। इसके पहले भी ये अधिकार था बट वो छिटपुट अलग अलग सेक्शंस वगैरह में था। इवन आरटीआई एक्ट में राइट टू प्राइवेसी बिल्ट इन है, और इवन जो डीपीडीपी बिल है उसमें आरटीआई बिल्ट इन है, क्योंकि उससे आरटीआई जो है ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी लागू हो जाएगा, और वहां पर भी हर नागरिक को अधिकार मिल जाएगा कि वो गूगल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से वगैरह पूछ सके कि मेरा डेटा क्या क्या है। तो हर व्यक्ति को राइट टू अधिकार जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पर भी लागू हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसको एक बैलेंस तरीके से सोचना चाहिए कि दोनों अधिकारों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। और जो डिस्टिंग्विशिंग लाइन है वो डिस्टिंग्विशिंग लाइन तभी हो सकती है जब कानून में हमारी डेफिनेशन सही हो। यदि हमारी डेफिनेशन ही यदि सही ना हो, जैसे कि अभी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली बिटवीन पब्लिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है ये चारों इंफॉर्मेशन, चारों डेफिनेशन बहुत क्लियरली एक्ट में डिफाइंड होनी चाहिए, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से लिटिगेशन कम होगा। अदरवाइज कानून बनाते हैं और उससे लिटिगेशन यदि और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी भी स्थिति में डिजायरेबल नहीं है। तो पार्लियामेंट को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून बनाते वक्त डेफिनेशन में कोई डाउट ना हो, ताकि लिटिगेशन जो है वो अननेसेसरीली ना बढ़े। अदरवाइज फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन कॉन्फ्लिक्ट हैव टू बी रिजॉल्व्ड बाय द कोर्ट्स, और कोर्ट फिर अपने अपने तरह से उसका ये करती है, जो इंटरप्रिटेशन करना है वो करती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का अधिकार तो संविधान में फाइनली सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल से आर्बिट्रेटर। जो डेफिनेशन है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो ही अंतिम माना जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट को ड्राफ्टिंग के वक्त ये चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एम्बिग्यूटी या कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह के ना हो। तो वो बात यदि रखा जाए, और फिर आईटी एक्ट की भी बात है, आईटी एक्ट को भी रिप्लेस करने की बात चल रही है। अब डिजिटल इंडिया बिल 2023 आ रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिल भी अभी आ रहा है, जिसमें टेलीग्राफ एक्ट 1885 भी रिपील होने वाला है। तो ये सबको एक होलिस्टिक तरीके से अध्ययन करके कि इसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन ना हो आपस में, क्योंकि पुराने कानून जो है वो जो 100 साल से पुराने हैं, तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नोबडी कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हम ये देख चुके हैं पहले बीजेपी गवर्नमेंट में। उस टाइम जो जब ये प्रमोद महाजन जी जब बिल लाए थे आईटी एक्ट, तो आईटी एक्ट लाने वाला इंडिया 9th कंट्री था, और एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, और उसकी वजह से ई कॉमर्स को काफी बढ़ावा मिला। तो देखिए कोई भी नई चीज आती है तो उसको रेजिस्टेंस तो होता ही है, बट ये कि जो कंसर्न पर्सन है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको इस चीजों का प्रावधान समझाकर यदि उस चीज को किया जाए, तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस जो इग्नोरेंस की वजह से होता है या ये काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसलिए जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो भी बहुत जरूरी है कि सभी प्रावधान जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किए जाए। और इसलिए मुझे लगता है ये बिल भी गवर्नमेंट ने जल्दी ही पब्लिश कर देना चाहिए, और हो सकता है कि एक आध हफ्ते में पब्लिश हो जाए, ताकि ये जो संशय बना हुआ है कि 2022 के बिल के बाद 2023 का जो बिल बना है ये सेम है या अलग अलग है, इस बारे में हमको पता चल सके। तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। Oh, thank you, sir. Rightly said. Okay. Thank you, sir. देवेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, आपने पूछा है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता और इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, खास करके जो दोनों रिपोर्ट है 2018 और 19 के बिल से संबंधित, तो वो हमको अध्ययन करना चाहिए।
और वो रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि वो दोनों रिपोर्ट को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया और ये अचानक ये तीसरा ड्राफ्ट आ गया। ये कहाँ से आ गया और ये क्यों आ गया है, ये कारण अभी तक इसमें पता नहीं चल रहा है। कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस चल रही थी और जो वेबसाइट पर दिया हुआ है, ये तो कहीं पर भी नए बिल में दिखाई ही नहीं देता है। और ये नया बिल कुछ ऐसा आ गया है, छोटा सा एक 30 सेक्शन का, कि इसमें कुछ अलग ही प्रावधान है बिल्कुल। तो पिछले जो बिल थे उसमें भी कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो आईटी एक्ट के साथ ओवरलैप होता हो या आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, ऐसी कोई बात उसमें नहीं थी। तो फिर ये चीजें अचानक कहाँ से आ गई, ये शायद मुझे लगता है कि अंदर की बात है कि जो ट्रांसपेरेंटली सामने आ नहीं पाई, और इसीलिए ये सब डाउट्स और रेजिस्टेंस और ये सब चीजें बनी हुई है, और कि खुद हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या एग्जैक्टली हुआ है और अभी क्या होगा। ये तो अब अगले 1 हफ्ते में ही पता चलेगा, क्योंकि फाइनली जो बिल प्रस्तुत होता है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो जाएगा तब तो डेफिनेटली वेबसाइट पर भी आ जाएगा, बट उसके बाद फिर एमपीज को या पब्लिक के पास कितना टाइम रह जाता है, क्योंकि वंस इट कम्स टू द पार्लियामेंट देन द डिबेट हैज टू बी इन द पार्लियामेंट ओनली। अभी जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, और कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद जो सेकंड ड्राफ्ट है, जो रिवाइज ड्राफ्ट बता रहे हैं कि बनाया गया है, ये सेकंड ड्राफ्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो इसलिए जब तक वो ड्राफ्ट नहीं है तब तक हम उस पर कमेंट करें या केवल हम कुछ गेस वर्क करें, कुछ कयास लगाए कि क्या हो सकता है, तो ये मुझे लगता है कि ये इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जब हमारे सामने कॉन्क्रीट प्रपोज, जैसे कि यूसीसी के मामले में भी हमने देखा था कि अभी तो कंसल्टेटिव प्रोसेस चालू है, तो जब हमने कुछ प्रावधान देखे उसके, तो पिछले बार हमने देखा कि डिटेल में ये प्रावधान होते हैं, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ जी, विशाल कुमार साहू जी, कोई प्रश्न है? अगला संडे सर इसका बारे में डिस्कस हो सकता है डिटेल में, तब तक तो निकल जाएगा। मांडू, हाँ। विशाल कुमार जी, कोई प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए विशाल जी, अपना प्रश्न पूछिए बीरेन जी से, अनम्यूट हाँ कर जी, हाँ जी। लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। आप लोगों का आशीर्वाद से बहुत बड़ा ये हम लोग का जो सच्चाई लड़ाई लड़ने में बहुत मदद मिला। और एक बात बताते हैं आप लोगों को कि जैसा जज्बा आप लोगों मार्गदर्शन दिए उसके अनुसार से हमारे मांडू सीओ को पद से उसका मतलब वेतन, सरकारी वेतन रोक दिया गया है और उनका निष्कासन की संभावना हो गया है, जैसा चर्चा है। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा मार्गदर्शन देने का, और उसमें हाँ जी, विभागीय धन्यवाद। कार्रवाई हो गई। धन्यवाद। हमारी सबकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, और इसलिए सभी हालांकि जी सहयोगियों का, हालांकि झारखंड में तो सूचना आयोग आयुक्त की भी पोस्टिंग नहीं हुई, और मुझे पता है कि बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जी फिर भी जी भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में जो लोग आगे हैं, तो सभी स्टेट के, क्योंकि अब तो लगभग 12 स्टेट से ज्यादा के लोग इसमें जुड़ चुके हैं, तो ये सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जी सर, ठीक सर, नमस्कार। ठीक है देवेन जी, कुछ आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? आपका कुछ एक्सपीरियंस है क्या डेटा बिल के मामले में? आप अपना, हाँ जी देवेंद्र जी, यस, आप बोल सकते देवेन हैं। जी आप डेटा बिल पे आ जाइए, वो पिछला मुद्दा चला गया, उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो नहीं, अगर ठीक है। पटेल जी का मैसेज आया था इसलिए रिस्पॉन्स किया। बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले, वो एक चौपाई इस तरह से है ना। क्या क्या है शिवान जी, एक बार बोलिए। हाँ देवेन जी, आगे आगे बढ़िए। जी, मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि जो हम डीपीडीपी है ना, ये बहुत ही भ्रामक कानून है, और इस भ्रामक कानून में हम जो है सिर्फ आरटीआई एक्ट को खोज रहे। मेरे को तो बहुत सारी इसमें स्थिति लग रही है। मैं जब से डीपीडीपी बिल का मुद्दा पकड़ा हूँ, मैं रेगुलरली इस पर काफी सारे नोट्स इकट्ठे करते जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैं उस नोट्स को अभी तक कंपाइल करके सामने आप लोगों के रखने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मैं इसीलिए अभी तक इस मामले में चुप हूँ कि थोड़ा सा स्टैंड क्लियर हो जाए कि सरकार उस पर संशोधन कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद आप लोगों के सानिध्य में इस पे चर्चा करके मैं इस पे चाहूंगा कि इस पे, क्योंकि आरटीआई एक्ट में किसी भी हाल में ऐसा कोई संशोधन जो आरटीआई एक्ट को खत्म करता हो या कमजोर करता हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि हम सरकार की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, और आगे का जो कानून है वो राज कानून होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा।
बस अभी तो मेरा इतना ही कहना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पष्टता मिले। अभी स्पष्टता कुछ भी नहीं मेरे पास। शिवानंद भाई, जी देवेंद्र जी, एक कॉल आ गया था। हाँ जी, हाँ, सही आप कह रहे हैं। तो गुलामी तो स्वीकार कोई हम में से नहीं करेगा, लड़ते तो रहेंगे, लड़िए। लड़िए नहीं, लड़ेंगे, मिलकर हाँ लड़ेंगे, हाँ, वही आपके सानिध्य में लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कोई साथी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, डेटा बिल या आरटीआई से जुड़े आप लोगों को कोई प्रश्न है? हरीश सोलंकी जी, आप आपके क्या प्रश्न है? आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। हरीश सोलंकी जी। हमें लगता है कि आज मणिपुर वाले कार्यक्रम के कारण थोड़ा सा लोग ये सोचे कि इसमें कम समय हाँ, रहेगा, थोड़ा सा उसके ओवरलैप एक हो गया। सबसे बड़ा जो विषय है ना शिवानंद भैया, कि आजकल जो बोलने का जो मंच रह गया, वो रोड का मंच तो रह नहीं गया है कि लोग धरना प्रदर्शन करें, भीड़ इकट्ठी करें और फिर लड़ाई लड़े। आजकल सोशल मीडिया में ही लोग आके बोल देना, उतनी हिम्मत भी रखना बहुत से लोगों में नहीं है। नहीं है, वही तो दिक्कत है, उतना भी तो नहीं बोल सोशल पा रहे मीडिया हैं। को भी अगर सरकार कंट्रोल करके हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है तो भी गलत है। और हम आज भी सोशल मीडिया के अंदर में भी हम डीपीडीपी बिल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर भी जब भी बात रखी जाती है, लोग इसमें अपने फायदे खोजने लग जाते हैं। लोग क्यों इस बात को समझते हैं कि सोशल मीडिया में ही इनके साइबर क्राइम के जितने भी कारण है, जिस तरीके से सरकार इसको प्रकट कर रही है, प्रकट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि साइबर क्राइम में कमी आई। लोग इस तरीके से समझ लिए, साइबर क्राइम को सोशल मीडिया के साथ पूरी तरह जोड़ दिए हैं। वो पूरी तरह इस बात को लोगों के मेंटलिटी में बैठा दिए कि आपको प्राइवेसी की नीड है, आपको प्राइवेसी की नीड है। मतलब जनता नहीं चाह रही है हमको प्राइवेसी की नीड है, वो जनता तो चाहती है मैं अपना वीडियो डालूं, मैं अपनी फुटेज डालूं, मैं अपना पूरा बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। लेकिन सरकार चाहती है कि आप मत बताओ। आप कुछ भी बताते हो, उसके कारण से साइबर क्राइम होता है। सरकार गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रही है और हम इस बात को समझाने में अभी भी लोगों को कोई कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। सही तरीका हम नहीं खोज पाए हैं आज तक। ये सबसे बड़ा वो है। कोशिश तो देखिए क्या है देवेंद्र जी, कि ये कानूनी मामला है, पढ़ा लिखा समाज होता है वो आरटीआई यूज करता है। अब ऐसा तो नहीं कि लोगों को पता नहीं है। आपने एक बात जो कही ना, लोग बोलना नहीं चाह रहे, बोलने की मतलब ना बोल पा रहे, ना लिख पा रहे, ना कुछ इस तरह से। आरटीआई लगाओ, आरटीआई तो लगा सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग लगा रहे हैं? 2% आरटीआई बड़े मुश्किल से लग रहा है हमारे देश में। अब बताइए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ 2% ही लोग पढ़े लिखे हुए, बाकी सब अनपढ़ हैं। तो ये स्थितियां, हमारे देश की स्थितियां बड़ी नाजुक है, और लोग पता नहीं किस किस्म के हैं, मतलब कुछ भी सह लेंगे, देख लेंगे, लेकिन वो कुछ उसका कर नहीं पाएंगे, या उनको ये लगेगा कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर या कहीं लोगों को बता रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट होगा, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो उनको लगेगा शायद इनका भी कोई इंटरेस्ट होगा, इनमें इनको फायदा होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समाज है भारत का, तो इसीलिए तो यहाँ इतनी बड़ी दुर्दशा है भाई। नहीं तो दूसरा यदि समाज होता तो भाई, वहाँ रूस में क्रांति, फ्रांस में क्रांति, यहाँ क्रांति, वहाँ जब हम क्रांतियों की बात करते हैं तो यूरोप और उधर की बात करते हैं, यहाँ तो क्रांति की हम कभी बात नहीं की। तो जनता यहाँ क्रांति कर पाती तो काहे को होती है? 1857 की क्रांति की बात होती है, वो भी एक्सीडेंटल क्रांति है भाई, ठीक एक्सीडेंटल। बात है। तमाम से प्रेशर होकर के आपको जब कोई दबोच करके पूरा नोच नोच करके खा रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है कि भाई वहां से भागने का प्रयास करोगे, तो निकलोगे तो बाहर आओगे तो उसको क्रांति बोल दो। मैं तो यही कहूंगा, नहीं क्रांति तो यहाँ हर चीज में क्रांति की जरूरत है। आज देश की क्या स्थिति है? कोई पार्टी, कुछ भी लोग आकर के कुछ भी कर रहे हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, बताइए, भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थितियां हैं, कैसे क्या चल रहा है। अब लोग अपने अपने में सब बिजी है, कोई अपने बिजनेस में है, तो कोई अपने काम में लगा हुआ है, तो कोई अपने काम में लगा हुआ है, किसी को सोचने और उसकी फुर्सत ही नहीं है। हम लोग जैसे, हाँ कुछ लोग तो अपना बस अपना करते रहते हैं, तो उनको लगता है कि हो गया ये तो इनका भी ये धंधा ही होगा, जैसे उनका बिजनेस धंधा है, खेती किसानी लोगों का धंधा है ना। कोई सरकारी नौकरी पेशा है तो उनको ये लगता होगा ये भी आरटीआई कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता, इनका धंधा है ना। तो उनको धंधा बना लिए इस तरह से, तो हम भी अपना धंधा कर रहे हैं।
सत्य वचन कह रहे हैं। यही लगता है लोगों को कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, आरटीआई लगाता रहता है, इसमें कोई धंधा है, अपना कोई स्वार्थ है। और बात जो आप शिक्षित और इसकी कह रहे हैं ना, एक्चुअली शिक्षित होना जरूरी नहीं है, ना तो आप नागरिक जिम्मेदार रह गया है, ना जागरूक रह गया है। तो सबसे बड़ी बात है जागरूकता और जिम्मेदारी की। नागरिकों में यही नहीं रह गया। आज की न्यूज है 4000 एमएलए हैं इस पूरे देश के अंदर में। उस 4000 एमएलए का रिपोर्ट जारी हुआ। उस रिपोर्ट को पढ़े और देखे तो उसमें पता चलता है कि 8वीं 10वीं तक पढ़ने वाले 4000 में से 1000 तो विधायक जो है 8वीं तक 10वीं तक नहीं पढ़े। 1500 विधायक जो है ऐसे जो 12वीं तक नहीं पढ़े हैं। तो 2-2.5 हजार जो है जो ग्रेजुएट हैं उनके बदौलत हमारा संसद चल रहा है। तो यहाँ पर जो जरूरत है, एक भीड़ तंत्र में हम लोग जो फंस गए हैं ना, बहुत गंदे भीड़ तंत्र, राजनीतिक तंत्र, दल तंत्र, जो भी बोल लिया जाए, इसमें हम लोगों को आप एक चीज यहाँ पे आप और देख लीजिएगा। आपने पढ़ाई की बात करी ना, वो भी एक अर्ध सत्य ही है। वो जो ग्रेजुएट आप 2500 बोल रहे हैं, वो ग्रेजुएट कैसे हैं? पहली बात तो राजनीतिक ग्रेजुएट है, तो मुझे लगता है कि आधे से अधिक तो उनकी डिग्री भी फर्जी होगी। अब उनके कोई रिश्तेदार होगा तो भैया एक बीएससी की है ना, एक बीए की मेरी भी डिग्री बनवा देना, है ना, एक एमए की डिग्री। आजकल तो ये मुफ्त में मिलता है। हमारे यहाँ भी चले आइए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज पड़े हुए हैं जो इस तरह से मुफ्त में डिग्री बांटते हैं। लेकिन इन जनरल उनके एटीट्यूड, उनके बातों को देखते हुए, उनकी सारी जो पब्लिक एड्रेस होती है, उनका हाव भाव, सारी चीज देखते हुए उनको आप पढ़े लिखे नहीं कह सकते। नहीं देवेंद्र जी अब ये तो देखिए, उनको वोट किसने दिया, उनको एमएलए बनाया किसने, ये तो पब्लिक ने। और अब तो देखो ये चुनाव आयोग ने ये भी कर दिया कि सब लोग अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद भी लोगों ने यदि मतदान देकर उनको एमएलए बनाया है, तो इसमें हम उन एमएलए को या जो एजुकेशन जिनका कम है उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो भी तो जनप्रतिनिधि है और जनता ने ही उनको वोट देकर दिया गया है। जबकि जनता को क्वालिफिकेशन भी सब कुछ अब तो पब्लिक किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सूचना नहीं है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हाँ, लोगों के पास सूचना तो है पहले से। स्वार्थ देखकर वोट दे रही है, मुद्दे देखकर या देश को देखकर वोट थोड़ी दे रही है। तो लोकतंत्र की जगह एक भीड़ तंत्र सा हो गया है ये, कि जनता के पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद भी लोग जब वोट दे रहे हैं, तो हाउ वी कैन ब्लेम दोज एमएलएस? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको पता है, जब कोई चुनाव लड़ने आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बात करेगा तो वो काफी सोच विचार करके बात करेगा। चुनाव प्रचार करने आएगा तो उसको लगेगा कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं, थोड़ा बैलेंस टाइप में बात करेगा, कुछ रुक रुक करके बात करेगा। वो इस तरह से बात नहीं करेगा कि बिल्कुल एक लाइन से चालू कर दिया और बिल्कुल जिस तरह से नेताओं की बात होती है ना, वो सिर्फ अनपढ़ आदमी कर सकता है या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है कि मतलब कुछ भी बोलता रहे उसको कोई फर्क ना पड़े, कुछ भी करता रहे उसको कोई फर्क ना पड़े। और जनता जब ये देखती है, बोले यार इसको तो बोलना भी नहीं आता है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, ये हमारा क्या समस्या का समाधान करेगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है बेचारा, तो वो थोड़ा कानून भी जानता है गलती से, तो वो जब जाएगा कार्यालयों में जनता की आवाज को लेकर के, तो वहां भी गलती उससे हो जाएगी। वो कुछ इधर सर्वर कह के बात कर दिया है इस तरह से, ऐसा है ना, कृपया निवेदन, ये शब्द आ गए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, वो जान रहा है कि थोड़ा सा हमें तमीज से बात करनी चाहिए, मतलब अपनी बात तरीके से रखनी चाहिए। तो जो उसके आगे पीछे रहेंगे, अरे ये तो फालतू आदमी है यार, ये तो अधिकारियों से बात भी नहीं कर पाता है? खड़े होकर के उनके सामने जी हुजूरी कर रहा था, उनसे निवेदन कर रहा था, ये नेता बनेगा? उनको तो ये चाहिए कि जो सीधे जा करके गाली चालू कर दे अधिकारियों, कर्मचारी है ना, पिटाई करना चालू कर दे। सचिन तेंदुलकर का देख लीजिए, जब वो राज्यसभा गए थे, सचिन तेंदुलकर, ऐसा चालू कर दे, ऐसे लगे कि वो पूरी दुनिया को बिल्कुल, अब ये यही है एकमात्र तारणहार, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। जनता को जब ऐसा लगेगा, और ये किन में लग सकता है आप समझ सकते हैं, वो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोगों में ही लग सकता है। और इसीलिए देश का यही स्थिति है, क्या करेंगे। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का अच्छा डिसीजन आया हुआ अपने लिए, आरटीआई कर्ताओं के लिए देखा जाए तो। अभी ये है कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी भाई, ये 23 मई का है। हेलो जी बोलिए। हाँ, ये 23 मई का है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें वापस से उन्होंने 154 सीआरपीसी 154 को और 166 ए को भी मतलब एक्सप्लेन किया है। और दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 को उसमें विस्तारित बोला है कि एफआईआर दर्ज न करना, यानी यदि कोई व्यक्ति शिकायत लाया है, कंप्लेंट लाया है, तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है, नहीं तो वो 166 ए का अपराध बनता है।
ऐसा उसमें लिखा गया है। उसका साइटेशन विजय वर्गीय विरुद्ध राजलक्ष्मी है। तो इसका पैराग्राफ नंबर ये इसको- सॉरी 4 मई का 2023 का जजमेंट है। और इसको मैं अपने इसमें शेयर करता हूँ ग्रुप में। हरीश भैया मैं बताऊं इसमें, हाँ सर। हरीश भैया सबसे हाँ बड़ी सर। तकलीफ की बात यह है कि लोग जो अपनी शिकायत लेके जाते हैं, जिसके विरुद्ध, जिस आरोपी के विरुद्ध शिकायत लेके जाते हैं, हाँ उसके लिए तक कोर्ट नहीं जा पाते हैं। और जैसे कि ये जो लड़ाई लड़ी गई है पुलिस, तो पुलिस के खिलाफ तो कोई इस तरीके के मुकदमे लगाना ही नहीं चाहता है। और कोर्ट भी देखो कितनी बदमाश है। कोर्ट को बदमाश बोल रहा हूं मैं, इसलिए हाँ, बिल्कुल। बदमाश कि कोर्ट को मालूम है कि देखो ये पीड़ित जो है गया है, पुलिस के पास शिकायत दिया है, आवेदन किया है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो मामले को सिर्फ शिकायत तक या आरोपी तक रखती है शामिल। पुलिस के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। अगर आप गलती से कोर्ट में पहुंच गए और आपने पार्टी सिर्फ सामने आरोपी को बनाया है ना, तो सिर्फ वहीं तक मामला सकेल देगी, उसके आगे बात ही नहीं सुनना चाहती, करना चाहती। हाँ, इसीलिए तो इसमें मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज किया था ना। 156(3) के आवेदन को मजिस्ट्रेट ने खारिज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बताया कि बोले आप ऐसे कंप्लेंट को खारिज नहीं कर सकते, बिना ट्रायल के आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोषी नहीं है। इसकी शुरुआत ही कंप्लेंट से होती है, बोले 154 से। 156 देखिए सामने आना गया होगा, उसकी खारिज हुई होगी और उस खारिज के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा होगा। तो हाँ जी। बिल्कुल जस्टिफाइड निर्णय है, बैलेंस निर्णय है सुप्रीम कोर्ट हाँ, का। बिल्कुल। लेकिन उसमें और उन्होंने डिफाइन भी किया 166A को, क्लियरेशन किया कि ये तो मैंडेटरी, और यदि कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है तो 166A का अपराध बनता है। इस जजमेंट में पैराग्राफ नंबर 5.5 शेयर कीजिएगा सर, हम लोग भी रख लेंगे कॉपी निकाल के। जी सर, जी सर। ऐसे तो 63 पेज का मतलब निर्णय है। भेज दिया देवेंद्र जी, वो मैंने ढूंढ करके नेट से भेज दिया, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जो कंप्यूटर में है। 5.5 बोले आपने कनिका? हाँ, 5.5। ठीक, आगे पीछे और पढ़ लीजिएगा तो क्या समझ में आएगा, लेकिन 5.5 था, 166A को भी डिफाइन किया हुआ उन्होंने। ठीक। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 154 कोई किसी की इज्जत को कोई खतरा नहीं पहुंचाती है। यानी अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 का कोई वायलेशन नहीं करती है 154, क्योंकि पुलिस के पास सीआरपीसी में ही मतलब बनाया गया है अध्याय 12 में कि यदि उसको ऐसा लगता है कि झूठा है तो वो क्लोज कर सकती है। लेकिन 157A(b) में ऐसा कुछ है जिसमें वो क्लोज कर सकती है, लेकिन 154 तो अनिवार्य है। इसमें ऐसा खुलासा किया गया है। और 154 यदि नहीं करता है तो फिर 166A का अपराध है। नहीं, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो 166A है ये सिर्फ महिला अपराधों के बारे में लागू होता है। आप इसको पढ़ लीजिए लैंग्वेज इसकी अच्छे से। 166A जो है इसमें 3 क्लॉजेस है ABC। इसमें आता है एसिड अटैक 326 है, 326B, ठीक है। इसमें आता है 354, 354B और 370, 370A अपहरण वगैरह, किडनैपिंग महिलाओं का, ठीक है। 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376D है, 376DB और 376E और सेक्शन 509 सब महिलाओं से संबंधित अपराधों से संबंधित है। तो ये जो प्रावधान है ये 166 ये जनरल नहीं है कि सभी ऑफेंस पे पूरे आईपीसी पे लागू हो जाए। इसमें 3 बातें हैं। पहले क्लॉज में ये कहा गया है, whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other। मतलब जहाँ प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है और प्रस्तुत नहीं करता है किसी को। सर पहला ही पढ़ लीजिए, और पहले के बाद में और लिखा हुआ है और। अरे पूरा पढ़ने दो, और के बाद भी पढ़ रहा हूँ मैं। ये पढ़ लिया मैंने, बोल भी दिया। तो अपन दूसरे तो जाते ही नहीं है, महिला वाले पे नहीं मत जाओ, आप पहले पे ही जाओ। और पहले पे जो और लिखा हुआ है और वाले, पहले पे बोल भी दिया मैंने। उसमें ऐसा है जहाँ पर किसी की अटेंडेंस आवश्यकता है और अटेंडेंस जहाँ पर आवश्यकता है वहां उसको नहीं बुलाता इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। ये पहला क्लॉज है। दूसरा ये है
knowingly disobeys to the prejudice of any person। यानी अब बुलाने का दो अधिकार है, एक पुलिस को होता है, एक कोर्ट को भी होता है ना, ये दोनों के अधिकार होते हैं कि जहाँ पर कानून की डायरेक्शन है। तो सीआरपीसी में जो एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ है, ये पुलिस ऑफिसर को भी बुलाने का अधिकार है और कोर्ट को भी, कोर्ट के ऑर्डर से भी बुलाना पड़ता है पुलिस को। दूसरा होता है knowingly disobeys in the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। इन्वेस्टिगेशन मतलब चैप्टर 12 सीआरपीसी का। तो इसमें जो भी प्रावधान है, जो भी दिए गए हैं 154 से 176, उसमें किसी भी तरह से वो ये करता है, डिसओबे करता है। और तीसरा जो है फेल्स टू रिकॉर्ड। फेल्स टू रिकॉर्ड का मतलब एफआईआर नहीं लिखना। तो एफआईआर नहीं लिखना ये केवल महिलाओं से संबंधित अपराध में है। ये सेक्शन गिने चुने ही है। उसमें आप देख लीजिए कि 326 ए है, 326 बी है, दो एसिड अटैक के है। उसके बाद 354 और 354 बी है, जो स्टॉकिंग वगैरह अभी जो नए सेक्शन जो इसमें डाले गए 2013 के एक्ट के मुताबिक और अमेंडमेंट एक्ट से। और तो ये 4 सेक्शन है। फिर 370 370 ए, ये 2 सेक्शन है। ओके, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाने के लिए भगा के ले जाना। तो ये 2 है। और उसके बाद फिर रेप के जो अलग अलग 5 प्रकार है, जो अब इसमें 8 हो गए इसमें कि 376 376 ए बी बी सी डी डी ए डी बी और ई। तो ये जो रेप से संबंधित जो है ये 9 सेक्शन हो गए और 509। तो केवल इन्हीं सेक्शंस के बारे में एफआईआर रिकॉर्ड करना, ये केवल उस पर लागू होता है। ये आम जो भी एफआईआर है उसमें ये नहीं है। तो ये केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों पर ही ये लागू होता है। ये ध्यान रखिए एफआईआर ना लिखना। जजमेंट पर सर, ललिता कुमारी जजमेंट में संज्ञेय अपराध, एनी संज्ञेय अपराध पर है। और 100 सीआरपीसी 154 भी एनी संज्ञेय अपराध के लिए है कि एनी संज्ञेय अपराध, एनी मतलब यानी कोई, वो बहुत पहले से है, वो मानता हूँ, वो 1973 से ही है। वो उसमें कोई नया कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है 2013 में, जो चेंज हुआ है 2013 में, 2013 में जो चेंज हुआ है वो केवल निर्भया गैंगरेप केस के बाद जो अमेंडमेंट आया है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। और निर्भया गैंगरेप के पास ये केवल महिला अपराधों के संबंध में ये 166 लागू होता है, ये ध्यान रखिए। इसमें जो बाकी जो चीजें हैं वो उसमें ऑलरेडी ये है, पहले से ही प्रावधान बने हुए 154 के 166 के, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। कुमार जी, परिवर्तन की तो जरूरत ही नहीं थी ना, वो ऑलरेडी शेल था, अनिवार्य है। और लेकिन बात क्रिमिनल ऑफेंस की, देखिए एफआईआर ना लिखना और एफआईआर ना लिखना, क्रिमिनल ऑफेंस बनाना, ये 2 चीजों का फर्क आप समझिए। क्रिमिनल ऑफेंस जब भी होता है तो देयर इज स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि एक एक शब्द, एक एक इनग्रेडिएंट पूरा होता है तो ही जेल में डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं जेल डाला जाएगा। ठीक है ना? मैं जेल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एफआईआर दर्ज की बात कर रहा हूं। जेल में तो बात नहीं, मैं पुलिस को 6 महीने जेल में भेजने की बात कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे। उसमें लिखा है कि शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। पुलिस को 6 महीने से 2 साल तक की कैद की सजा कब होंगी, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो वो जो है एफआईआर ना लिखना, ये सी जो है ये केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में ही लिखा है। ये बाकी जो 154 के है उसके बारे में नहीं है। बीरेन जी थोड़ा सा एक यहाँ पे डाउट आ गया है, इसको देखिएगा। उन्होंने जो बात कही और एक ललिता कुमारी वाली जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी का, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की बात है। लेकिन वो तो सही है कि 154 सीआरपीसी में संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वाले जजमेंट में कहा, लेकिन उसमें उसने डायरेक्शन भी दिया और 4-5 पॉइंट में उसने ये कहा है कि किन किन स्थितियों में एफआईआर लिखा जा सकता है, किन किन स्थितियों में एफआईआर नहीं लिखा जाए तो नहीं है, लेकिन जांच करेगी पुलिस। और उसमें एक बात उन्होंने और भी की है कि यदि उन्होंने पुलिस को एक लिबर्टी भी दी हुई है उस जजमेंट में, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यदि पुलिस को लगता है कि कोई, आजकल झूठी भी शिकायतें होती बहुत सारी, हम आप सब उन झूठी शिकायतों से रूबरू होते रहते हैं आए दिन, वो एक आम बात है ना, जो ज्यादातर। तो पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि पुलिस को लगता है, एसएचओ को ये लगता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को ये लगता है कि भाई मामले में कुछ सच्चाई नहीं है, मामला झूठा है, तो उसकी जांच कर सकती है। और जांच वो 7 दिवस के अंदर करेगी। 7 दिवस के अंदर जांच करके वो रोजनामचे में वो चीजों को मतलब ऐड करने के बाद में उसका वो कारण बताएगी। और वो शिकायत करता है, नहीं जो पक्ष होगा, जो ये शिकायत करने वाला, उसको ये भी बताएगी, उसकी एक प्रति भी देगी अपनी जांच रिपोर्ट की कि किन कारणों से ये, मतलब ये झूठा है या जैसा भी है, इस तरह से। तो ये भी बात आई हुई है। तो उस
उस ललिता कुमारी वाले जजमेंट को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिया जाए, सीआरपीसी 154, और ये कहा, वो तो शुरू में ही कहा सीआरपीसी 154 के तहत कि हाँ ये तो लिखा हुआ है, तो इसमें सेल है और इसमें सेल शब्द का यूज हुआ है, और कुछ उसमें और भी कुछ चीजें आई हैं, मतलब कुछ तो टेक्निकल शब्द आया हुआ है इंटरप्रिटेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेकर के उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन शब्द का, तो इंफॉर्मेशन कैसी है, वो वकीलों ने कहा कि मतलब एक ने कहा कि नहीं इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन झूठी भी हो सकती है, तो उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन चाहे वो सही हो या झूठी हो, मतलब ये तो पहले पॉइंट उन्होंने कहा कि FIR करना अनिवार्य है, क्योंकि ये सीआरपीसी 154 में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य कई सारे मामलों का उन्होंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इन सारे मामलों में पुलिस, हालांकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें इन ऐसे और कई मामलों में पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो कर सकती है, जिसको लगता है, तो मतलब अनिवार्य नहीं इनमें FIR दर्ज करना। और एक पॉइंट में उन्होंने, चौथे पॉइंट में ये भी कहा कि यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि मामले में कोई सच्चाई नहीं है, तो वो 7 दिवस के अंदर, 7 से 8वां दिन नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्ट्रिक्ट कहा है कि 7 दिवस के अंदर उसकी मतलब विवेचना पूर्ण करके, उसकी जांच करके, वो जांच रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज करेगी, और दर्ज करने के बाद में उसकी जो एक प्रति है अपने फाइंडिंग की, वो संबंधित शिकायतकर्ता को देगी। ये भी चीज है। तो वीरेंद्र कुमार जी, इसमें ये भी लिबर्टी दी हुई है पुलिस को। हाँ जी द्विवेदी जी, लेकिन देखो दो अलग अलग बातें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, वो 2013 का है, तो वो जो जजमेंट है वो सीआरपीसी पे जनरल लागू होता है और वो सभी को कवर करता है। और जो संसद ने जो संशोधन किया है निर्भया गैंगरेप केस के बाद, दैट इज रिलेटेड ओनली टू वुमन ऑफेंसेस, ये केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है उसी के मामले में लागू होता है। तो हम जब सीआरपीसी के 166 की बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट के अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने जो किया वो अलग है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में जो दिया वो क्रिमिनल केसेस के बारे में जनरल प्रोसीजर है, कि जो एक आमतौर पे पुलिस का होता है अक्सर, कि जैसे बिना रिश्वत के FIR नहीं फाइल करते, या मतलब जो भी पब्लिक की हरासमेंट होती है। और ये इसके लिए जो 2003 में एक जो जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट है उस पर ध्यान देने वाली बात है। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल है, इसमें फर्क जो है इसको समाप्त कर दिया जाए। और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मलिमत, और लाल कृष्ण आडवाणी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। अब गवर्नमेंट ने समाप्त क्यों नहीं किया, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। इसमें ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि पब्लिक की बड़ी हरासमेंट होती है, क्योंकि पब्लिक को FIR और कंप्लेंट में फर्क ही मालूम नहीं है। कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल में भी फर्क मालूम नहीं है। जो फर्क दिया है सीआरपीसी में वो ये है कि कॉग्नाइजेबल में संज्ञेय अपराध में अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। विदाउट वारंट का मतलब बिना मैजिस्ट्रेट के पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। और जब हम नॉन कॉग्नाइजेबल की बात करते हैं तो पुलिस जो है उसके अरेस्ट के पावर सीमित है। अब इसमें यह हुआ है कि अरेस्ट की प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। 2010 में जो संशोधन हुआ है डीके बसु केस के बाद, उसमें प्रक्रिया ये बदल दिया है कि 2 अलग अलग प्रक्रिया इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इसमें 41A डाला गया कि पहले पुलिस लिखित नोटिस देंगी जांच में सहयोग करने के लिए, उसके बाद 41 BCD डाल दिए गए, और उसके बाद जो संशोधन किए गए हैं वो ये है कि 7 साल से कम के अपराध के लिए अलग प्रक्रिया है अरेस्ट करने की, और 7 साल से ज्यादा के अपराध है उसमें एक अलग प्रक्रिया है। तो 7 साल से कम के अपराध में अरेस्ट जो है उसमें पुलिस के पावर को काफी हद तक रिस्ट्रेन कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो कंप्लेंट केसेस है इसमें बर्डन ऑफ कंप्लेंट होती है 155 में, FIR होती है 154 में। तो पुलिस को ये बताना जरूरी है कि इनको कोई पावर्स नहीं है और वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, और बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। तो जो कंप्लेंट केस होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज अपॉन द कंप्लेनेंट। अब ये पुलिस के पावर कम क्यों किए गए हैं, या कम क्यों है पहले से ही, वो और बढ़ाई क्यों नहीं गए जो जस्टिस मलिमत कमेटी ने कहा था उसके बावजूद? वो इसलिए कि पुलिस को यदि अरेस्ट के और पावर दे दिया जाए, या कंप्लेंट केस में जो छोटे छोटे अपराध है या जिसमें 2 साल से कम की सजा है, या ऐसे मामलों में भी पुलिस के पावर यदि बढ़ा दिए जाए तो पब्लिक की और ज्यादा हरासमेंट हो सकती है। तो इसलिए पब्लिक को पावर देने के लिए, क्योंकि पब्लिक के पास ऑलरेडी ऑप्शन है, 156(3) है, 190 है, 200 है, 200 में कंप्लेंट ले सकते हैं, 202 है, 204 है, तो उसमें फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो सबूत ले जा सकते हैं। मतलब जो पुलिस की जिम्मेदारी है वही विक्टिम की भी जिम्मेदारी है। कॉग्नाइजेबल हो तो पुलिस करती है, एक्शन इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, और जो शुरू में जो जिम्मेदारी होती है कंप्लेंट केस में वो पब्लिक की होती है। और उसके बाद फिर जो वारंट ट्रायल होते हैं, वारंट ट्रायल 2 तरह के होते हैं, 2 साल से कम के और 2 साल से ज्यादा के, जनरली 2 से 7 साल की हम बात करते हैं, तो या 10 साल तक के। तो इसमें भी जो वारंट ट्रायल है उसमें 2 तरह के ये दिया गया है। चैप्टर 19 की यदि हम बात करें सीआरपीसी की, जिसमें है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो अलग अलग प्रक्रिया है वो ट्रायल स्टेज पे कंबाइन हो जाती है।
कंबाइन होने का अर्थ यह है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब यह है कि सीआरपीसी 173 में जो चार्जशीट दी जाती है उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो करता है। दूसरा होता है कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब जो कंप्लेंट केसेस है, क्योंकि दोनों में जिम्मेदारी बिल्कुल अलग अलग है। एफआईआर केस हो तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है, कंप्लेंट केस हो तो पूरी जिम्मेदारी पब्लिक की होती है, आरोपी जो आरोप लगाता है उसकी है, विक्टिम की जिम्मेदारी है। अब चूंकि पुलिस बताती नहीं है पब्लिक को, जबकि 155 में लिखा गया है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ये बताना जरूरी होता है, लेकिन जब बता भी देते हैं तो पब्लिक को पता ही नहीं चलता, क्योंकि पब्लिक को पहली बात तो संज्ञेय असंज्ञेय का फर्क ही पता नहीं होता है। दूसरी बात, पुलिस ये सोचती है कि हम यदि पब्लिक को बता देंगे तो हमारे पावर कम हो जाएंगे, पब्लिक हमको कुछ मानेगी नहीं कि पुलिस नहीं कर सकती तो फिर कौन कर सकता है, तो वो बताते नहीं है, और बताते भी है तो पब्लिक मानती नहीं है। क्योंकि पब्लिक तो सोचती है कि आम आदमी के जो दिमाग में जो कंसेप्ट है, जो जस्टिस मलिमत ने कहा था अपनी रिपोर्ट में, उस कमिटी ने यह कहा था कि उनको बस इतना ही पता होता है कि अपराध हुआ है तो थाने जाना है। अब उसमें पुलिस के पावर है या नहीं है, जबकि पुलिस दो अलग अलग तरह के रजिस्टर मेंटेन करती है। एक एफआईआर रजिस्टर होता है, एक कंप्लेंट रजिस्टर होता है, और दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है, जो बाद में ट्रायल स्टेज पे जाके कंबाइन हो सकती है, क्योंकि ट्रायल तो फिर मैजिस्ट्रेट ही चलाता है। तो इसलिए पुलिस चूंकि जो अपने पावर का मिसयूज करती है, तो उसी की वजह से एज ए सेफगार्ड उसमें ये पावर बढ़ाया नहीं गया, और संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का जो डिफरेंस है वो अभी भी बनाकर रखा गया है, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस के पावर बहुत ही कम है। ओके, धन्यवाद। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर लेक्चर देने में और उसके उसमें मतलब कानून के दायरे में आने पर दोनों में बहुत अंतर होता है। ये बात सही है, जी, बिल्कुल सही बात। दौर से हर व्यक्ति गुजरता है। और मैं जहां तक समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो काम किया है कि असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज ना करने की जो मतलब बाध्यता है वो मतलब नहीं दी है। पुलिस मतलब कर सकती है नहीं कर सकती उसकी इच्छा पर है, और लगभग नहीं जी करती जी, है। यही बात थी। यस, हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि संज्ञेय अपराध के नाम पर ही अब बताइए कानून तो आपने इतने आइडियल ला दिए, जैसे आईपीसी सीआरपीसी की यदि अपन बात करें आईपीसी की, तो आइडियल कानून है, सारी चीजें हैं। लेकिन पुलिस व्यवस्था पर मैं जब कभी सोचता हूँ, हम जब कभी सोचते हैं पुलिस व्यवस्था पर, हमारे प्रदेश की या देश की पुलिस व्यवस्था, इनके पास जो इंटेलेक्चुअल इनके पास पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग पावर है, जो भी इनके पास मतलब टेक्निकल मतलब वो उपलब्ध है इनके पास, टेक्नोलॉजी जो इनके पास उपलब्ध है, जो मैन पावर इनके पास है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कई 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 सारे ऐसे मामलों में ये बहुत बड़ी ज्यादती ये आम नागरिक के साथ कर रहे हैं, चाहे संज्ञेय अपराध के नाम पर भी हो, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस जो आ चुके हैं, जब हम अपनी नजर दौड़ाते हैं हम देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो उसको देखने के बाद ये समझ में आता है पुलिस कुछ नहीं करती है, सिर्फ दो गवाह तैयार करके खड़ा कर लेगी, सीधे संज्ञेय अपराध के नाम पर यदि एफआईआर दर्ज कर दी, ठीक है, सीधे उसने एफआईआर दर्ज कर दिया, तो उसमें वो चालान पेशी करेगी, चाहे भले ही झूठा हो, भले ही कोर्ट में जाकर के वो और ज्यादातर ऐसे ही होता है, कोर्ट में जाकर के वो सब फ्लॉप हो जाते हैं, उसमें कोई एविडेंस और ऐसी चीजें नहीं रहती। लेकिन आम पब्लिक को एक उससे तो गुजरना पड़ता है ना, एक ट्राउमा से गुजरना पड़ता है, एक लंबे अरसे तक एक ट्राउमा से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीजें। और यहाँ का पुलिसिया सिस्टम भी हमें पता है कैसा है, हमारे देश का पुलिसिया सिस्टम कितना फ्रेंडली है। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो उस आदमी को वो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने लगेंगे, और इस तरह से ये सारा चीज होता है। वो अलग बात है कि कोई लड़ाका व्यक्ति है तो फिर उनका ही बैंड बाद में बजाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब इससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा इसका पॉइंट है कि ठीक है एफआईआर का मिसयूज जो हो रहा है, कि मतलब संज्ञेय अपराध है, बहुत सारे केसेस में अपराध हो जाते हैं, और यदि उनमें जो अपराध हुए हैं उनके एफआईआर नहीं हो रही है क्योंकि वो संज्ञेय अपराध है, हम जान रहे हैं, तो उसमें भी एक ट्राउमा की स्थिति आ जाती है कि किसी, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, तो वास्तव में संज्ञेय अपराध उसके साथ हुआ है, तो उसमें यदि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो उसको बहुत परेशान होना पड़ता है। फिर जैसा है कि उसके पास यदि एविडेंसेस है, सारी चीजें हैं, पर्याप्त प्रूफ हैं, तो फिर जाकर के वो कोर्ट के माध्यम से अपना परिवाद दायर करके या जैसे भी जाता है इनडायरेक्ट वे में, और फिर बाद में वो चीजें सिद्ध होती है, ये भी सही है। तो मतलब इन दोनों चीजों को, तो मुझे लगता है कि पहला वाला जो दनादन एफआईआर दर्ज करने का है कि आपने सिस्टम तो सेलेस्टियल लगा दिया कि मतलब फटाफट ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, रोबोटिक सिस्टम है, लेकिन आपको ही नहीं पता है कि आपकी पुलिस बिल्कुल इक्विप्ड नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन की सही तरीके से मतलब वो सारी वो भी नहीं है। भाई अपराध यदि नहीं हुआ है तो तुमने यदि अपराध दर्ज कर लिया तो 7 दिन के अंदर तुम उसमें खात्मा भी तो लगा दो, तो तुम करो ना, ये भी करो। तो जो व्यक्ति फालतू में
लीगल प्रोसीडिंग में चला जाता है, प्रोसिक्यूशन में चला जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, उसको फिर जाकर के हाई कोर्ट से स्टे लेना, फिर बाद में उस ट्रायल से गुजरना, तो उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन वो तुम्हारे पास तो व्यवस्था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने दाना ऑर्डर दे दिया। उनकी मजबूरी है, क्योंकि देख रहे हैं कि संज्ञेय अपराध हुआ है और FIR नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी एक दिक्कत की बात है, वो तो सिद्ध हो रहा। और इधर दूसरी तरफ पुलिस उसका मिसयूज कर रही है। तो इसमें ऐसा एक बीच की स्थिति निर्मित हो गई है। मुझे लगता है कि जो पुलिस रिफॉर्म की बात होती है बार बार, इसको सरकार ना करके, मतलब बहुत बड़ा, मतलब अत्याचार आम जनता के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ कर रही है, बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। आज पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, और किसी भी तरह से जो दोषी है वो जाए अंदर, और जो निर्दोष है उसको बिल्कुल न किया जाए। तो कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मतलब पूरी तरह से जो अंग्रेजियत का हमारे देश में सिस्टम चल रहा है। बहुत लोग इससे जी बहुत सही कह शिवानंद रहे जी, हैं इसमें भाई। और एक मेरे और चीज मामले मैं में बताना वीरेंद्र चाहता हूँ जो भैया, जी एक बार बात हाँ जी सुनिए, मेरे हाँ जी मामले हाँ की जी बात सुनिए आप। मेरे ऊपर 3 धाराएं लगाई गई थी, असंज्ञेय धाराएं। 3 धाराएं असंज्ञेय धाराएं लगाई गई थी। साल भर तक मैं हर नोटिस पर उपस्थित होता रहा, अपनी बातों को रखता रहा। बाद में उसमें 2 धाराएं, जब वो मेरे से नहीं निपट पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट नहीं था, कोई चीज नहीं था, उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए 2 असंज्ञेय धाराएं जोड़ दी ताकि मेरे खिलाफ वारंट निकाला जा सके। तो पुलिस की मनमानी बहुत ज्यादा है। जो जैसा कि शिवानंद भाई कह रहे हैं कि रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, चीजों को व्यवस्था करने की जरूरत है, एकदम सही बात कहा है शिवानंद भाई ने। देखिए, आप बात को समझिए कि मेरे ऊपर 16/11 को मेरे साथ घटना हुई। 16/11 की जो FIR है वो मार्च में लिखी गई, मतलब 5 महीने के बाद FIR लिखी गई। 4 महीने के बाद मेरे को नोटिस देके बुलाया गया थाने में। 2 बार थाने में बुलाया गया, दोनों बार मैं हाजिर हुआ, अपनी बातों को, फैक्ट को रखा, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी दी। उस बात को कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैंने जब इस पर लीगल कम्युनिकेशन चालू किया, वैसे ही मेरे ऊपर 2 धाराएं जो है कॉग्निजेबल धाराएं जोड़ दी गई और मेरे लिए वारंट निकाल दिया गया। वो बात अलग है कि मैंने एंटीसिपेटरी बेल लेके न्यायालय में प्रस्तुत हो गया, वो अलग विषय है। लेकिन पुलिस जो है बहुत मनमाने तरीके से कानून का दुरुपयोग करती है, और पुलिस से ज्यादा बड़ा गुंडा इस देश में कोई नहीं है, अपराधी कोई नहीं है। हमारे सिस्टम में अगर आज जितने भी ये सब चल रहे हैं प्रोपेगेंडा, उसमें पुलिस का बहुत अहम रोल है और रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। रिफॉर्म जी, इसमें 2005 के मैं प्रावधान बताना चाहता हूँ कि CRPC में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है 2005 में। ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्रिमिनल लॉ में हम जानते हैं कि ऑल क्रिमिनल एक्शन इज ऑलवेज टेकन इन द नेम ऑफ द स्टेट, लेकिन अब यह हो गया है कि उसमें विक्टिम की परिभाषा जोड़ दी गई है सेक्शन 2 में, CRPC में। और दूसरी बात एक ही चैप्टर 2 में विक्टिम को अपना वकील करने का भी अधिकार मिल गया है। इसका मतलब है कि हर क्रिमिनल केस में अब 2 की बजाय 3 वकील रह सकते हैं। एक आरोपी का वकील, एक सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है, और एक विक्टिम का वकील। दूसरी बात है कि जो प्रोसिक्यूटर के या सरकारी वकील के जो पावर है, वही पावर विक्टिम के वकील को भी है। मतलब विक्टिम का वकील भी मैजिस्ट्रेट का किसी भी ऑर्डर को यदि संतुष्ट नहीं है तो वो रिवीजन या अपील में चैलेंज कर सकता है। तो हर केस में अब 3 वकील होते हैं, जिसमें 2 वकील एक साइड से होते हैं, मतलब सरकारी वकील और विक्टिम का वकील, और दूसरा जो होता है दूसरे तरफ पब्लिक का वकील। तो इस तरह से मिनिमम 3 वकील अब क्रिमिनल केस में रह सकते हैं। तो जो विक्टिम है उनको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सरकार, पुलिस भी बिक जाती है, सरकारी वकील भी बिक जाते हैं, कभी कभी तो मैजिस्ट्रेट को भी पैसा पहुंचा देते हैं, और ये लोअर जुडिशियरी में भी बहुत करप्शन है। तो इसलिए, क्योंकि बस 3 ही लोगों को तो खरीदना होता है, 3 लोगों को खरीद लिए तो अपराध कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई भी छोटा से छोटा समन्स आ जाए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भी बुला ले, तो हर चीज में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाना। इसका मतलब है कि किसी भी कानूनी अधिकारी का कोई भी कानून, कोई भी कागज हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि छोटा सा ट्रायल कोर्ट ने किसी ने दे दिया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ स्टे लगाने। तो इस तरह का जो मतलब कानून की प्रक्रिया का भी जो दुरुपयोग हो रहा है, या फिर जो शपथ पत्र पे झूठी चीजें देना, क्योंकि दिखती बात है कि 2 लोग दे रहे हो और उसमें दोनों शपथ पे दे रहे हैं, तो इसमें किसी ने तो गलत दिया होगा। तो इसमें जो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस का जो बनना चाहिए, झूठी गवाही देने का वगैरह, ये भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ही इस कानून के दुरुपयोग पर रोक लग सकती है। धन्यवाद। 2005 में क्या अमेंडमेंट हुआ है कि हाँ जी, नया कोई अलग नहीं, से? अमेंडमेंट हुआ है, CRPC का अमेंडमेंट है, और CRPC में जो अमेंडमेंट हुए 2005 में, उसमें बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें विक्टिम की डेफिनेशन डाल दी गई है, तो पीड़ित व्यक्ति अपना वकील रख सकता है। क्या ये भी आपको चैप्टर 2 सेक्शन में याद डाला है? गया है। ये सेक्शन याद है क्या आपको? याद हो तो हाँ हाँ अगर हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। ये सेक्शन 2 में डाला गया, विक्टिम की डेफिनेशन है, और ये जो चैप्टर 2 है, इसमें विक्टिम अपना वकील रख सकता है, ये भी उसमें परिवर्तन किया गया है।
तो 2005 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाए गए हैं। तो आप सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, वो आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरे कंसोलिडेटेड क्या क्या संशोधन किए गए वो आपको मिल जाएगा। देवेंद्र जी, या इस पर मेरे देवेंद्र जी, प्रेजेंटेशन है, तो इस पर मेरे प्रेजेंटेशन में आपको पावर पॉइंट में भेज दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ाते रहता हूँ स्टेट इंजीनियर्स एकेडमी रुड़की में पिछले 13-14 साल से। तो इसके बहुत रेडीमेड बढ़िया। प्रेजेंटेशन मेरे पास चैप्टर वाइज है, बेल है, अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, तो हर चैप्टर पर मेरे पास डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है। तो मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू, थैंक यू देवेंद्र जी जी, जी। या फिर अपने देखो, जो सीआरपीसी संशोधन 2013 है, उसका 18 नंबर का जो सुधार है 197 के संबंध में, वो एक बार पढ़ा जाए, वो क्लियरिटी हो जाएगी। इस पर अलग से एक टॉपिक रखना चाहिए शिवानंद भाई नहीं, को। वो मैं बता देता हूँ, वो संशोधन केवल इतना है कि यदि महिलाओं से संबंधित ऑफेंस है नहीं सर, सेक्शन वहाँ फॉर कहीं प्रोसिक्यूशन की महिलाओं का नहीं लिखा है सर। 18 नंबर के संशोधन में कहीं कोई महिलाओं का नहीं लिखा है। नहीं, 197 के संशोधन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2013 में किया गया ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो आप बताइए क्या लिखा है उसमें 18 आप में? 18 देखिए ना, 18 में दिखिए ना, मेरे पास अभी 18 का वो नहीं है और लाइन बंद है, लेकिन जो संशोधन 18 में लिखा है उसमें स्पष्टीकरण लिखा है कि जो कोई भी लोक सेवक यानी किसी के खिलाफ यदि 166A का अपराध होना बताया गया है, आरोप लगाया 166 महिलाओं से संबंधित है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। वीरेंद्र सर, ऐसा नहीं है सर। वीरेंद्र ऐसा सर, ही है, बिल्कुल जो सेक्शन लिखे हैं उसमें वही स्ट्रिक्टली होते हैं, उसमें वो पूरे सीआरपीसी पर लागू नहीं होता है। वो वीरेंद्र महिलाओं से सर, संबंधित अपराधों में जमानत नहीं मिलेगी, ये और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता नहीं है लोक सेवकों के प्रोसिक्यूशन के लिए। ये प्रावधान किया गया निर्भया गैंगरेप केस का कंटेक्स्ट आप समझिए कि ये बिल लाया क्यों गया। वीरेंद्र ये सर, बिल जो है महिलाओं से संबंधित। वीरेंद्र सर, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी दिन जो है पब्लिक अथॉरिटी और जो विसिल ब्लोअर है, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना, और अगर ऐसे किसी मुकदमों में हमें फंसाया जाता है तो उससे निपटने के लिए क्या क्या रिलेटेड कानून है आईपीसी के और क्या क्या हाँ, ये रिलेटेड कर सकते हैं। सीआरपीसी के, इस पर कुछ यस, अगर आप नोट्स तैयार करेंगे ना, हाँ, हमको यस, पूरा यस, इस पे सीआरपीसी अलग, और आईपीसी नहीं समझना है, हमको हाँ जी, हमसे हाँ जी, रिलेटेड इसको समझने हैं। इस पर अलग तो से एक टॉपिक रख सकते हैं किसी हफ्ते। तो इसमें डिटेल हाँ, में जो आप प्रावधान है तैयार क्रिमिनल रखेंगे लॉ से तो संबंधित शिवानंद वो भाई मैं कोई ना बता कोई सकता तो हूँ। समय दे ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो कर लेंगे उसमें, वो मैं आपको डिटेल में प्रावधान जो है इस पर किसी दिन चर्चा रख सकते हैं विस्तार से। जी और सीआरपीसी में जो चैप्टर है लोक सेवक के अपराध, उसमें जितने भी अपराध है उसमें 166A भी है। 166 महिलाओं से संबंधित अपराध पे लागू होता है, ये मैं बता चुका हूँ। और आप जो 2013 का बता रहे हैं ना, उसका कंटेक्स्ट आप समझिए कि 2013 का कानून क्या है। ये इसमें महिलाओं से संबंधित, इसमें ज्यादातर महिलाओं के लिए है। उसमें 95 या 90% जो अमेंडमेंट है वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, लेकिन 10% अमेंडमेंट ऐसे भी है जो लोक सेवक के लिए भी है। जो सीआरपीसी 197 को जो बदला गया है उसमें महिलाओं का कोई रोल ही नहीं है। सीआरपीसी 197 क्यों चेंज किया गया? 197 सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन है और 166 ये जो है वो केवल महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में है, एफआईआर न लिखने से संबंधित, कि रेप की जो एफआईआर लिखते नहीं है उसको ठीक करने के लिए ये 166 लाया गया है कि एफआईआर न लिखना क्रिमिनल अपराध किया गया है और ये केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में ही है। इसकी परिभाषा यानी ऐसा है कि यदि कोई लोक ऑर्डिनेट सेवक देखो, एफआईआर कार्य न नहीं लिखना करता ये है, 106 इग्नोरिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ जो है, डिसओबीइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, ये 166 है। तो 166 और 166 का जो फर्क है वो आप पहले समझिए। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, ये 166 में अपराध है, और पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराध की शिकायत नहीं लिखती है, 166A में है। तो 166 और 166A का जब फर्क आपको समझ में आ जाएगा, तब ये जो 197 में संशोधन किया गया वो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न कोई रमाकांत कौरव जी पूछना चाह रहे हैं। रमाकांत कौरव जी, क्या आपका प्रश्न है? हेलो हेलो, आवाज हाँ आ जी, रही आवाज है? आ रही है। जी जी, नमस्कार सभी को। सर, मैं ये सीआरपीसी 154 के संबंध में जानना चाह रहा था। मेरे ऊपर भी एक झूठी एफआईआर कराई थी माइनिंग ऑफिसर ने 353 506 34 के तहत, और सीधा उनने एक आवेदन दिया और थाने में पुलिस ने 9 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई थी। उस आवेदन को टाइप करके एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसमें चूंकि हमारे यहाँ उस समय एसपी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे,
तो उन्होंने क्लियर कट बताया था कि ये कलेक्टर के प्रेशर में एफआईआर हुई है, तो उस पर अपन जांच कराएंगे, गलत निकलेगी तो खारिजी लगाई जाएगी पुलिस के द्वारा कोर्ट में स्वीकृति के लिए। तो खारिजी प्रस्तुत की गई पुलिस के द्वारा कोर्ट में, और खारिजी स्वीकृत भी हुई। लेकिन कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है उसमें 182 211 के संबंध में कुछ भी जिक्र नहीं है कि जो झूठी एफआईआर कराई गई थी उनके ऊपर झूठी एफआईआर कराने का मामला बनना चाहिए, इस तरीके से कुछ जिक्र नहीं है। आदेश में सिर्फ इतना लिखा है कि फरियादी को शिकायत जो है वो साबित करने का मौका दिया गया, परंतु वो साबित नहीं कर पाए। क्योंकि मैं मौका वारदात पे था नहीं, मैंने अपनी मौजूदगी कहीं और दिखाई थी, पूरी सीसीटीवी और मेरी लोकेशन सभी चीजें पुलिस के पास थी, इसलिए खारिजी स्वीकृत हुई उस मामले में। परंतु जो अधिकारी ने झूठी एफआईआर करी थी मेरे ऊपर, तो उनके ऊपर झूठी शिकायत दर्ज करने पर जो मामला बनता है 182 211 का, वो कराने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑर्डर में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। तो अब क्या मैं करना बताता हूँ चाहिए सर, इसमें। बहुत परेशान नहीं, है। इसमें ऐसा होता है, देखिए पहले आप 182 और 211 में फर्क समझिए। झूठी जी एफआईआर लिखना ये 182 है, और झूठा क्रिमिनल केस दाखिल करना मैजिस्ट्रियल कोर्ट में ये 211 में आता है, ठीक है। तो 211 में कोर्ट ऑर्डर देता है, 182 जो है वो आप भी कर सकते हैं। और 182 में जो है कि झूठी एफआईआर क्योंकि कोर्ट जब एक केस को समाप्त करती है तो वो दूसरे केस को शुरू नहीं करती है। लेकिन आप 182 में यदि करते हैं तो आप कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि 182 का मामला नहीं बनता है। लेकिन ये इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, और आपको इनिशिएट करने के लिए आपको लिखित में मैजिस्ट्रेट नहीं देगा, अदरवाइज क्या सामने वाली पार्टी है वो चैलेंज कर सकती है। तो कोर्ट केस 211 में करती है जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कोर्ट का टाइम वेस्ट किया गया या मिसयूज किया गया जो प्रोसेस ऑफ पब्लिक जस्टिस है उसका, तब वो करती है। तो 182 का ऑप्शन आपके पास अभी भी खुला हुआ है और आप झूठी एफआईआर का केस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में 3 अलग अलग चीजों की डेफिनेशन दी गई है। एक होता है प्रूव्ड, एक होता है डिसप्रूव्ड और एक होता है नॉट प्रूव्ड। साबित करना, गलत साबित करना और साबित न करना, इसमें जो फर्क है वो आप समझिए क्या होता है। जैसे किसी महिला ने रेप की शिकायत कर दी, अब रेप की शिकायत कर दी, रेप तो चूंकि वो गवाह नहीं ला पाई, ठीक है, वो जो भी किसी कारण से सपोज वो कोई छूट गया, अब वो महिला बेचारी साबित नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं कि उसने झूठे आरोप लगाए थे, इसका मतलब है कि वो साबित नहीं कर पाई। तो देखिए डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का फर्क क्या है, आप डेफिनेशन पढ़िए इंडियन एविडेंस एक्ट में। सही साबित करना किसी चीज को ये होता है प्रूव्ड, गलत साबित करना ये होता है डिसप्रूव्ड, और सही या गलत कुछ भी साबित न करना ये होता है नॉट प्रूव्ड। तो डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में फर्क है। लेकिन क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो यदि आप 182 की प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हैं तो पूरा बर्डन आपके ऊपर ही रहेगा और आपको उसमें साबित करना पड़ेगा, और वो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि पहले केस से आप मुक्त हो चुके हैं, जो भी आपका डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। चूंकि आप डिस्चार्ज हो गए हैं तो अब आप 182 की प्रोसेस बिल्कुल इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैजिस्ट्रेट खुद होके ये नहीं करता है, अदरवाइज ये होगा कि मैजिस्ट्रेट ने वो इनिशिएट कर दिया प्रोसेस तो वो 182 में कर भी नहीं सकते, वो 211 में करते हैं, और वो भी तब करते हैं जब उनको लगता है कि बिल्कुल ही फालतू में कोई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने आ गया और उनका प्रोसेस का एब्यूज कर रहा है। तो पुलिस के जो पावर है वो या पब्लिक के जो पावर है वो 182 में है, और जो कोर्ट के पावर है, कोर्ट जब एफआईआर करता है, क्योंकि कोर्ट को भी एफआईआर करने का अधिकार होता है, तो जो कोर्ट एफआईआर करता है वो 211 में होता है। तो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकता है कि चूंकि इसने हमारे पास गलत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लाए हैं तो इसलिए 211 में केस किया जाए, लेकिन 182 में इस तरह की कोई भी आवश्यकता या बाध्यता नहीं है। तो चूंकि अब जैसे डिफेमेशन का है कि कोई किसी पे झूठे आरोप लगाता है, फिर वो बोलता है कि मैं छूट गया, अब मैं मानहानि का करूं, तो वो मानहानि का जो है वो पहले जजमेंट के आधार पर वो खुद इनिशिएट करना पड़ता है। वो जज जो होता है वो उसमें एक ही केस में वो दूसरे केस को पैदा नहीं करता कि ये केस हो गया तो चलो अब जो दूसरे को किया जाए, क्योंकि प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड ये अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, देखो पुलिस को अपना स्टैंड बदलना पड़ता है। मतलब ये कि पुलिस जैसे कि आमतौर पर क्रिमिनल के अगेंस्ट में होती है, विक्टिम के फेवर में होती है। अब जो कर रही थी उनको अपना स्टैंड चेंज करना है, मतलब ये कि अब जो विक्टिम है वो अपराधी है, जो अपराधी है वो विक्टिम है। तो पुलिस को अपना स्टैंड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कुछ लिखा पढ़ी उन्होंने की है वो हर एक चीज उनको पलटना पड़ता है और वो फिर साबित करना पड़ता है। तो इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पूरा रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए 182 या 211 में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक ही वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, और 211 में आप नहीं कर सकते, बट 182 में आप बिल्कुल कर सकते हैं। 211 में करना है तो फिर कोर्ट की परमिशन से ही आप कर सकते हो। सर, मैंने कोर्ट में भी लगाया था, उन्होंने कोर्ट में जो गवाही दी, जो बयान दिए, उसके भी मैंने प्रूफ दिए कोर्ट को बाकायदा कि ये जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है, उसके ये प्रमाण हैं। तो इनके ऊपर कोर्ट में गलत बयानी का भी मामला बनना चाहिए। और दूसरा, खारिजी स्वीकृत हुई, वो उसको रिव्यू में गए, अपर कोर्ट में गए, रिव्यू कैंसिल हो गया वहां से, वो भी खारिज कर दिया है कि इस पे कोई रिव्यू नहीं होगा, ऑर्डर सही है।
सर लेकिन 182-211 की जो बात है, तो पहले जो ये पुलिस की तरफ से इनिशिएट होना चाहिए ना सर, पुलिस को उनने नहीं गलत नहीं जानकारी नहीं दी नहीं है, गलत ऐसा नहीं, सूचना ऐसा नहीं उनने पुलिस को दी है। ऐसा नहीं होता। देखो उसमें जी क्या होता है, देखिए सर, पुलिस का जी ड्यूटी है, जो भी आता है तो एफआईआर लिख लेती है। अब उसमें क्या है कि किसी ने बदनीयती से किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी है, तो वो जो विक्टिम है जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी गई, उसको फिर केस करना पड़ेगा कि, जी और 182 में भी एफआईआर दी जा सकती है पुलिस को, और पुलिस को फिर 182 में भी ये करना पड़ता है। तो उसमें वो मतलब जब पिछले केस का निर्णय हो गया तो उसके बाद आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, और 182 में बिल्कुल आप ये कर सकते हो कि 182 में उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, देखिए सूचना तो उसने पुलिस को गलत दी, मेरे खिलाफ गलत दी, तो मैं मानहानि करूंगा, वो मेरा मैटर है। नहीं, बट सर मानहानि अलग सूचना है। उसने नहीं वो पुलिस, नहीं, मैं मानहानि को कंफ्यूज मत करिए। देखो मानहानि सिविल होती है, जी क्रिमिनल होती है। मुझे जी पैसे जी दिए जाए ये सिविल मानहानि है, उसको जेल जी भेजा जाए ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। हाँ सर, दोनों और केस हो सकते हैं। जी हाँ यस, तो और डिफेमेशन होता है 500 में, तो 500 को जी 182 के साथ कंफ्यूज मत करिए। मानहानि जो इट इज रिलेटेड टू योर रेपुटेशन, जी 182 इज रिलेटेड टू योर इंजुरी। इंजुरी 3 तरह की होती है जो हार्म होती है। उसमें एक होता है इंजुरी टू योर पर्सन, जैसे कि आपको बंद करके रखा गया या जेल में रखा गया जी कुछ दिन या जो भी है ना, ये हो गया एक इंजुरी टू पर्सन। दूसरा होता है इंजुरी टू प्रॉपर्टी, कि मान लो कुछ जुर्माना हो गया, कुछ दूसरा नुकसान हो गया, ये प्रॉपर्टी। तीसरा होता है रेपुटेशन। तो जो रेपुटेशन को इंजुरी है दैट इज कॉल्ड एज डिफेमेशन, है ना। तो इसलिए वो जी जी तीनों को कंफ्यूज मत करिए। 500 जो है, जी 499 एंड 500 आर रिलेटेड ओनली टू इंजुरी टू रेपुटेशन। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर जी पर्सन। योर पर्सन मतलब बॉडी। तो जो बॉडी से रिलेटेड है वो आपका 299 से लेके 377 ए जो है, 377 ये केवल ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक बॉडी आता है। और दूसरा जी जो है जी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो 425 से 378 से लेके 462 है, ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। रेपुटेशन है वो हेलो 499 500 जी में जी आता है। जी तो ये ध्यान जी जी रखिए। सर, जी जी बिल्कुल सर, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सर इतना बस समझना चाह रहा था कि कुछ मामलों में पुलिस की तरफ से भी ये कोर्ट जाया जाता है, और यहाँ ऑर्डर भी हाँ हुए लेकिन हैं, अब 182 हाँ जा 211 का सकते हैं जिसपे उसमें। भी ऑर्डर में। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते तो फिर आप विक्टिम है, आपके अपने अधिकार है। और नहीं भी करते बट हैं सर, मान लो, तो आपके पास जी 156(3) है, आप मैजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं फिर, जी कि जी पुलिस इसमें जो है ये करे, एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करे। तो उसके लिए 100 पहले आप एसपी को लिख सकते हैं, है ना। और जी 100 एसपी को लिखने के बाद यदि ना हो एसपी को तब फिर लिख आप दिया है सर। 156(3). जी हाँ एसपी को जी लिख दिया तो वो आप पहले वेट करिए 1 आध महीना, नहीं होता तो फिर 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। 3-4 महीने हो गए हैं सर, लेकिन सर होना चाहिए ना सर पुलिस की तरफ से। हाँ सर, देखिए सर, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप पुलिस के जी भरोसे मत रहिए। आप 154 में शिकायत कीजिए शादी कि मेरे साथ इन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। ठीक जी है। यदि वो जी नहीं करते हैं तो आप एसपी को दे दीजिए 154 जी 3 कि जी इसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाए, इन्होंने दर्ज करने से मना कर दिया। जी वो भी नहीं करते हैं तो फिर 156 3 में मजिस्ट्रेट के पास जाइए, लेकिन करना आपको है। यदि वो ये नहीं कर जी प्रक्रिया रहे सही है, तो ये वो प्रक्रिया अपनी बिल्कुल सुनवाई सही है। नहीं कर रहे, इसलिए अपने को करना पड़ेगा यदि अपने को न्याय चाहिए तो। नहीं सर, असल में क्या है, यहाँ पुलिस को भी नॉलेज की कमी है, और इधर जो वकील है सरकारी उनको भी थोड़ा कमी है। पुलिस मेरा पूरा फेवर किया पुलिस ने, पुलिस को पता था ये मामला झूठा है, एसपी के नॉलेज में था, कलेक्टर के प्रेशर में मामला बनाया गया है, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था। अच्छा, अधिकारी ने करा था क्या आपके ऊपर किसी ने? ये सर पुलिस ने परमिशन मांगी है कोर्ट से कि इस पे अच्छा 182 211 के लिए पुलिस ने परमिशन मांगी है कोर्ट से, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि आप मामला विवेचना करने की परमिशन मांगी है। तो कोर्ट का कहना है आप पहले मामला दर्ज करिए, उसके बाद परमिशन की बात करिए। हाँ, तो वो तो सही बोल रही है। वो ये बोल रही है कि तुम पुलिस के पास जाए बगैर ही पुलिस का आरोप लगा रहे हो कि हमने एफआईआर नहीं की, विवेचना नहीं की। तो पहला स्टार्ट तो आपको पुलिस से ही करना पड़ेगा ना। बात तो यही आ रही है, वो सही बोल रही है न्यायालय। आप डायरेक्ट जी न्यायालय में जा सकते, जब आपकी पुलिस नहीं सुने तो आप न्यायालय में जा सकते हो। नहीं सर, पुलिस को बोल रही है, पुलिस न्यायालय गई है, पुलिस जा रही है न्यायालय, पुलिस फेवर कर रही है। हाँ हाँ हाँ, पुलिस मामला बनाना चाहती है उसको कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए, जाना देखिए भी दोनों पुलिस ने चीजों का है फर्क न्यायालय में। समझिए, आप दोनों चीजों का फर्क समझिए। आपको छोड़ना अलग बात है, दूसरे को पकड़ना एक दूसरा केस है। तो ये दोनों में फर्क आप समझिए। पुलिस फेवर कर रही है आपको छुड़वाने के लिए, उसको पकड़ने के जी लिए करना है तो वो फिर बर्डन आपका हो जाएगा। ये दोनों नहीं का सर, फर्क आप उसको समझिए। पकड़ने के लिए कर रही है, मेरा तो मामला खत्म हो गया है। हाँ उसके तो ऊपर फिर केस चलाने के लिए पुलिस ने इस्तगासा प्रस्तुत किया है न्यायालय में। हाँ किया है तो फिर वेट करिए। फिर तो फिर आपको क्या जल्दी है, क्या प्रॉब्लम है? तब तो आपकी बट बात पुलिस ने न्यायालय मान लिया है।
जी, न्यायालय का कहना है आप मामला दर्ज करिए पहले, पुलिस को बोला है। हाँ तो सही है, प्रोसीजर ही वही है, सही बात तो है वो। पहले दर्ज करेंगे, जी। पहले एफआईआर लिखेगी, उसके बाद ही तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी ना। एफआईआर के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन होता है। सही और है सर वो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो। ठीक है, बात सही है। नॉन कॉग्निजेबल तो इट विल बी अ कंप्लेंट केस और बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही का रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो हर एक चीज आपको मैजिस्ट्रेट के सामने आपको स्वयं साबित करनी पड़ेगी। पुलिस कुछ भी साबित नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल में पावर ही नहीं है। यही बात मैं बता रहा था अभी। जी जी हाँ। 2 जुर्माना और 6 माह की कैद का प्रावधान रहता है। जी बिल्कुल सर। कंप्लेंट केस में जी पुलिस को पावर नहीं होते, कोर्ट के ऑर्डर के बिना पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं करेंगी। जी जी ठीक ठीक सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच। अजय भीमबाल जी, आपका क्या प्रश्न है? बहुत अजय बहुत भीम, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम, बताइए। तो सर एक्चुअली मेरा प्रश्न नहीं बशर्ते एक अपील थी, थोड़ी सहायता वगैरह के लिए। तो बताइए। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, तो आज भी कुछ नए ऑडियंस हैं तो उनके हिसाब से बताता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का रहने वाला हूँ और मैंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। उसका बाद में इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने अपॉइंट किया तो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मुझे डाउट था, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी RTIs वगैरह लगाई और पिछले 4-5 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ। तो पहले तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिप्लाई नहीं दे रहा था RTI का, तो पिछले 4-5 महीने से उन्होंने जवाब जब दिया तो उस कैंडिडेट के 15-20 जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे मिले। तो हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट्स में RTI लगाई और वहाँ से रिप्लाई भी कुछ जगहों से मिले, कुछ से नहीं मिला। तो एक कॉलेज की बात बताता हूँ कि वहाँ से रिप्लाई मिला कि वो कैंडिडेट ने वो सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ से नहीं किया था। तो बाद में मैंने नोटिस लिखा उसी कॉलेज को कि अगर नहीं किया था और इसने सर्टिफिकेट पेश किया है पब्लिक सर्विस कमीशन में तो इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो जब रद्द करने के लिए मैंने लिखा तो फिर से वो वापस यू टर्न ले लिया उन्होंने और कहा कि नहीं ये तो प्रेजेंट था। तो मैं थोड़ी सहायता चाहता था और इस तरीके की चीज़ों को जहाँ पर रुकावट वगैरह आती है या कोई समस्या आती है तो कोई पोर्टल वगैरह या न्यूज़पेपर या कोई अपने जो RTI एक्टिविस्ट हैं अगर कहीं लिखते हों तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करें। यहाँ की पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो इन्फ्लुएंस में आकर के पहले एक रिप्लाई दे रहा है और जब हम सर्टिफिकेट उसको दिखा रहे हैं तो फिर वो वहाँ से मुकर जा रहा है। और भी काफ़ी सारी जो समस्याएं आती हैं और मेरा ये केस है जो इसमें लगभग 50 से ऊपर मैंने RTI लगाई हैं और कुछ एक मैं फर्स्ट अपील में सेकंड अपील में भी गया हूँ कुछ RTI में, क्योंकि काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स उसका मैटर था। उस जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसका क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर जगह में कहीं ना कहीं उसका गड़बड़ी हुई है। इवन उसके ऊपर FIR थी जब तब वो कॉलेज में पढ़ाता था, उसके ऊपर क्रिमिनल FIR थी 363, 361 और 376 का केस उसके ऊपर 5 साल चला और जब केस चल रहा था तब भी वो कॉलेज में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा रहा था। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज हैं, काफी लंबी चौड़ी वो बन गई है कहानी। तो उसमें मैं आप सबकी सहायता चाहता हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है इसको लेके। तो ऐसी स्थिति में गाइडेंस भी हो और साथ में अगर कुछ न्यूज ऑनलाइन पोर्टल हो या कोई प्रिंट मीडिया वगैरह में जब जाती है कोई बात। जी अजय जी, ऐसा है कि प्रिंट मीडिया और सारी चीजें आप जम्मू कश्मीर में ही इसको, क्योंकि आपका लोकल मामला है, वहीं पर इसको पब्लिश करवाइए। यदि आप उनको कंटेंट सारी चीजें देंगे तो मीडिया वाले सामान्य तौर पर उनके पास प्रूफ जब मिलता है डॉक्यूमेंट से संबंधित तो वो उस चीज को छाप देते हैं, तो वो तो निश्चित तौर पर छापेंगे। जी और दूसरी बात, आप हमारी सी जो इसका ID है, इस नंबर इसका एक हेलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको भी ऑफ किया था कुछ जी जी यहाँ जी वैसे। जी तो मैं जी ये जी कह रहा था कि आप हमारा यही जो नंबर है इसका व्हाट्सएप इसमें आप कर दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा, तो वहाँ पे अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। RTI जी कानून जी देश में मोटा मोटा तौर पे बोला जाए तो RTI कानून की पूरे देश में एक ही स्थिति है। हर जगह जी यही जी जवाब थोड़ा बहुत मिल जाता है और ज्यादातर जगह पे जी नहीं मिलता है। लोगों को अपील के दौर से गुजरना पड़ता है। जवाब ना मिले तो आपको 30 दिन के बाद प्रथम अपील करनी पड़ती है। फिर जी जी प्रथम जी समुचित निराकरण ना हो तो आप 45 दिन के बाद द्वितीय अपील पे जाएंगे, सूचना आयोग में इंतजार करेंगे, जब सुनवाई होगी, जब जजमेंट आएगा तब आपका होगा। तो इस तरह से रहता है। यदि किसी ने गलत जी जानकारी, कोई PIO ने किसी के दबाव बस यदि जानकारी आपको एक बार कुछ और दी, दोबारा फिर उसने कुछ और दी है,
लिखित आपके पास रिटर्न में प्रूफ आपके पास उपलब्ध है, तो आप इसके लिए FIR के लिए जा सकते हैं कि कानून में इस तरह से इसने भ्रामक झूठा दिया हुआ है, जो अपने आप में ही एक अपराध बनता है। ठीक है, तो उसके तौर पे आप FIR दर्ज ना हो तो फिर आप कोर्ट में परिवाद दायर कर सकते हैं, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप से भी जोड़ देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में हूँ, ऑलरेडी। रजौरी में एक फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की सोसाइटी है, प्रवीण जी ने आपको मैसेज किया है चैट बॉक्स में, तो आप नंबर कुछ दे देंगे, वो कोई अख्तर हुसैन प्रेसिडेंट वहाँ के हैं, उनका नंबर वगैरह आप उपलब्ध करवा दीजिएगा प्रवीण जी, तो उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, तो आप कुछ लीगल एडवाइस वहाँ से भी आपको मुफ्त में मिल जाया करेगी। जी उससे आप जुड़ जाए तो ठीक रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़े, एक और प्रश्न लेते हैं। महेंद्र कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? फाइनल प्रश्न और फिर इसको क्लोज करते हैं। महेंद्र कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर सभी को नमस्कार। सर जो वीरेंद्र जो हम बता रहे 166 है, सिर्फ लेडीजों के लिए होता है, सिर्फ लेडीजों के लिए, इसके लिए तो हमारे बीरेन जी अभी लाइन पे हैं, आप बात कर लीजिए बीरेन जी के समक्ष। जी सर। तो जो आप बता रहे थे ये सिर्फ लेडीजों के लिए 166 है। सर हमारे ताराचंद जी है, राव धनवीर जी हैं, इन्होंने और भी राजस्थान के हमारे कितने सारे साथी है, इन्होंने जितने भी FIR दर्ज करे हैं उसमें 166 का हवाला देके वही करा रखी है, और 2 तो स्पेशल 166 में ही है। और सिर्फ मैं जानता हूँ इसमें क्या किसी को भी भारत में एक भी दिन की कैद हुई है अब तक? इसमें बताइए आप। वो तो फाइल किया उन्होंने कई दर्जन केस, मुझे पता है। मुझे किसी मैजिस्ट्रेट का डिसीजन हो तो बताइए, किसी मैजिस्ट्रेट का जजमेंट आ गया अब तक? नहीं तो सर फिर आपका कहने का मतलब ये, फिर तो हमें चुप बैठ जाना चाहिए, 166 की कंप्लेंट करनी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखो आप अगर जैसा आप कह रहे कि मैं ये नहीं बोला चुप बैठना, मैं बोल रहा हूँ कि 166 अलग अपराध है, 166A अलग अपराध है, और दोनों की सजा अलग अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप समझिए। 166 भी अपराध है, FIR न लिखना भी अपराध है, लेकिन 166 में आता है, 166A में नहीं आता है। आप दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं। 166 और 166A कब बनता है उसकी स्ट्रिक्टली लैंग्वेज आप पहले पढ़ लीजिए, और 166 में क्या अपराध बनता है 100, क्योंकि देखो उसके जो इनग्रेडिएंट होते हैं, जो मूलभूत तत्व होते हैं, जो साबित करने होते हैं, ये पहले आप देख लीजिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ये सब चीजें साबित करनी है। FIR करना एक अलग बात है, FIR कर दिया क्योंकि एडवोकेट है, लेकिन एक साबित क्या की है? कोई मैजिस्ट्रेट का किसी का ऑर्डर हो, कोई कन्विक्शन हुआ तो मुझे बताइए। फाइनल जजमेंट है आपके पास? है तो पोस्ट करिए। सर जजमेंट तो राहुल गांधी की भी नहीं है, फाइनल तो उसकी का भी नहीं हुआ, उसके अलावा कितने सारे नेताओं के खिलाफ। हाँ तो फाइनल ऐसा फाइनल जजमेंट आ जाए वो माना जाएगा। नहीं सर, लेकिन सर मैं भी इसमें यही कहूंगा, मैं भी ताराचंद जी के और राव फाइनल जजमेंट हो, कोई केस लॉ हो तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, मैजिस्ट्रियल कोर्ट का हो, ये बताइए मुझे। तो CRPC में लिखा है ना 166A1, 166A का पहला ही 1 इसी में लिखा। मैंने पढ़ के वो तो मैंने उसका इंटरप्रिटेशन बता दिया तीनों का। के बाद तो हम जाते ही तीनों क्लॉज मैंने डिस्कस कर दी ऑलरेडी। 2 पे जा रहे हैं ना, हम 3 पे जा रहे हैं, हम 2 और 3 पे तो जा ही नहीं रहे। चलिए इस पर जब किसी को थाने में बुलाना है या कोर्ट में प्रस्तुत करना है, तब किसी को थाने में ना बुलाना या कोर्ट में प्रस्तुत ना करना है, ये है क्लॉज 1, ठीक है, सबसेक्शन 1। उसके बाद है सबसेक्शन 2। तो ये तीनों सबसेक्शन का मैंने अलग अलग चीजें बता चुका हूं मैं। तो वो जो इसमें जो पहला है वो अलग है। अब थाने में बुलाने का जो है वो दोनों को अधिकार होता है, पुलिस को भी होता है, मैजिस्ट्रेट को भी होता है। तो मैजिस्ट्रेट को होता है तो ऑर्डर होता है, और पुलिस जब बुलाती है तो पुलिस भी पहले 41A में नोटिस देती है, जिसको प्री अरेस्ट नोटिस बोलते हैं। वो नोटिस ये होता है कि आप जांच में सहयोग करिए, अन्यथा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दैट इज 41A। तो उसके बाद वो बुलाते हैं, और फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रस्तुत करना है तो CRPC 91, 92, 93 को बोलते हैं सर्च वारंट। तो ये भी सब पुलिस के अधिकार होते हैं। तो जहां पर कोई काम उनको करना है और वो नहीं करते हैं, तो फिर वो 1 में अपराध बनता है, 166A में। उसके बाद फिर क्लॉज 2। तो वो क्लॉज 2 है, वो भी अलग चीज है कि जो डायरेक्शन ऑफ लॉ है जो CRPC में दी हुई है वो फॉलो नहीं करते हैं, तो वो 2 में आता है, क्लॉज 2 में, कि अमुक प्रोसिक्यूशन अमुक तरह से कंडक्ट करना है, तो उसमें वो स्ट्रिक्टली उनको उसी तरह से कंडक्ट करना है। और वो यदि वो नहीं करते हैं कंडक्ट, जैसे कि उनको केस डायरी मेंटेन करना है, अरेस्ट मेमो बनाना है, जो भी चीजें करनी है, मैजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करना है, ये जो किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है, अपने SHO को इन्फॉर्म करना है, कोई भी काम जो है उसके मुताबिक नहीं करते हैं, वो 166A2 में आता है। और तीसरा जो है वो महिलाओं से संबंधित आरोप है, ये
अपराध FIR ना लिखना। तो FIR न लिखने की बात करें तो केवल 166(3) में ही है। तो सब सेक्शन 3 में ऑफेंस तभी बनता है जब महिलाओं से संबंधित अपराध हो। तो 166 अलग है, 166A अलग है। उसको आप और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और इस पर कोई जैसे BM गांधी वगैरह की जो बुक्स है वगैरह उस पर आप पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको क्लियर इनग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या साबित करना जरूरी होता है, और वो साबित नहीं कर पाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द अक्यूज, और जिन पे FIR हुई है वो सब छूट जाएंगे मैजिस्ट्रियल कोर्ट से। ठीक है, धन्यवाद वीरेंद्र जी। और अच्छा कार्यक्रम रहा, आपने 2 घंटे आज हालांकि सूचना आयुक्तगण नहीं आ पाए किसी कारणवश, मैं उनसे संपर्क भी नहीं कर पाया, मैसेज तो सर्कुलेट कर दिया था, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। और थैंक यू। 2 हफ्ते पहले मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज इन ट्रैवल, तो उस दिन मेरा नाम होने के बावजूद मैं स्पीच नहीं कर पाया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने बताया था लोगों को कि आप ट्रैवल पे हैं, विजिट पे हैं अपने कॉलेज के। और पहला सेशन हमारा हुआ, उसमें प्रवीण जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और मणिपुर के जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, और जिसके लिए उसके निदान के लिए एक विचार हुआ। और हमारे साथी सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, और सभी का हम एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। और अगले संडे को फिर हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे 161वें कार्यक्रम में, और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले संडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।